न्यू एप्लीकेशन मेरी यहाँ नहीं है, सॉरी, इस माई ऐप के फोल्डर के अंदर है न्यू एप्लीकेशन मेरी। और यहाँ आता हूँ मैं, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट एंड द बैक टिक, और उस पर मैं लिखता हूँ npm स्टार्ट। सर्वर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक जो बनी बनाई एप्लीकेशन आती है रिएक्ट की, वहां से मैं स्टार्ट ले रहा हूं। क्या कर रहे हो कबीर? आगे आ जाओ। डैशबोर्ड बन गया? क्या हुआ? दोबारा से एडमिशन लिया क्या तुमने? आगे आओ, आगे आओ, वहां पीछे ना बैठो, बिल्कुल आगे आ जाओ। अब बिल्कुल बेसिक से हमने ये चीजें पढ़ी थी। अगर किसी ने अभी तक कोई चीज समझ नहीं आई थी उसको, ठीक है, अब ये लास्ट टाइम है कि मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं। रिपीटेशन भी होगी, फोल्डर स्ट्रक्चर में एक एक फाइल को भी हम समझेंगे हर डिटेल। और ये सिस्टम छोड़ दें बेटा, जो बच्चे सिस्टम में लगे हैं माउस छोड़ दें, कीबोर्ड छोड़ दें, एलसीडी अपनी बंद कर दें, बस यहां पर फोकस रहे, ठीक है, मुझे बोलना ना पड़े दोबारा। अच्छा, ये फोल्डर है, देखो ये भी मैंने बंद किया, और लैंड स्कूल है, इसको भी बंद करते हैं जरा। बस मेरे पास एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है और ये इसका कोड पड़ा है। जब डाउनलोड करते हैं तो ये सब फाइलें हमें इनाम के तौर पे मिलती हैं इसकी तरफ से। पहली चीज नोड मॉड्यूल्स है इसमें, ये हमें दिखाई देता है एक फोल्डर पब्लिक का दिखाई देता है, एक फोल्डर एसआरसी का दिखाई देता है। उसके बाद गिट इग्नोर, पैकेज जेसन और रीडमी, ये पैकेज लॉग जेसन है, ठीक है, रीडमी की फाइल दिखती है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम समझते हैं कि भाई ये कैसे काम कर रहा होता है। देखो इन सब में जो आपका प्रोजेक्ट होता है, नोड मॉड्यूल, जब भी कोई आप नया मॉड्यूल इंस्टॉल करते हो, मतलब ये है इसके अंदर मैं कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करूंगा, इंस्टॉल करता हूं, बिल्कुल इंस्टॉल करूंगा लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अगर मैं इंस्टॉल करूंगा तो उसकी डिटेल पैकेज जेसन में जाएगी, उसका नाम, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन जाएगी पैकेज लॉग जेसन में, और वो डाउनलोड कहां पर होगा? नोड मॉड्यूल। अगर नोड मॉड्यूल का फोल्डर नहीं भी है, आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर, एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपने बिलफर्ज एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट कर दी और चलाई, पूरी लाइब्रेरी डाउनलोड की थी आपने, ठीक है। अब एक ये नोड, जब आपने इसको गिटअप पे डाला तो नोड मॉड्यूल्स तो साथ नहीं गए। अब जब वो बंदा चलाएगा तो वो क्या करेगा? उसको पहले आपके प्रोजेक्ट को क्लोन करेगा, कॉपी करेगा, उसके बाद वो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए क्या करेगा? npm i इनिशियल, वही जो इसकी वैल्यूज है npm के मॉड्यूल है वो इंस्टॉल करेगा। लेकिन उस मॉड्यूल में क्या वो लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी या नहीं होगी? अगर पैकेज जेसन तो जा रहा है ना साथ, तो पैकेज जेसन में नाम गया होगा उस लाइब्रेरी का। जब आप देखो पैकेज जेसन में कोई भी नई चीज इंस्टॉल करते हो, उसका नाम यहां आ जाता है। वेब वाइटल इंस्टॉल है इसके अंदर, उसका नाम यहां आया हुआ है। अगर आप वेब वाइटल हटा के इसको सेव कर दो, ठीक है, वेब वाइटल हटाओ और इस चीज को क्या कर दो? सेव कर दो आप। और अब आप जाकर नोड मॉड्यूल को डिलीट करो और npm i करो, नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करो, तो ये वेब वाइटल इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। अब आप जब इसको इंपोर्ट करोगे चलाने के लिए, यूज करने के लिए, वो नहीं आएगा, वो कहेगा वेब वाइटल इज नॉट डिफाइंड। फिर आप अगर यहां इसको डिफाइन कर दोगे, नाम दे दोगे, अब इसको जब जाके आप इंस्टॉल करोगे तो क्या हो जाएगा? ये चल जाएगा। बात समझ आ गई? इन तीन का तो आपको ताल्लुक समझ आ गया। ये रीडमी फाइल है, ये क्या करती है भाई? आपके प्रोजेक्ट के अंदर जब आप अपना प्रोजेक्ट गिटहब के ऊपर डालते हैं, उसको कैसे एक्सेस करना है, ये सारी चीजें यहाँ बनी हुई है, ठीक है, A to Z। देखो हैशटैग लगाया इसने रीडमी के फाइल में, ऐसे बनकर आ गया, डबल हैशटैग, ये ट्रिपल हैशटैग, कमांड्स के लिए यूज किया हुआ इसने। बाकी यहाँ क्या डिटेल दी हुआ है प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आप ये करो, बिल्ड बनाने के लिए ये करो, ठीक है, टेस्ट करने के लिए ये करो, ढेर सारा इसमें काम दिया हुआ है लाइन से, ठीक है, ऐसे पूरा डिटेल। ये आप पूरा मिटा के अपनी डिटेल लिख सकते हो यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके प्रोजेक्ट की जो डिटेल है आप वो लिखो। समझ गए बात यहाँ तक? जो आपके प्रोजेक्ट की डिटेल है आप यहाँ पर वो लिख सकते हो,
ठीक, खैर यहाँ आते हैं, ये तो समझ आ गया। गिट इग्नोर कुछ भी नहीं है भाई। गिट इग्नोर के अंदर जिस फाइल का नाम आप दे दोगे, यहां पर गिट इग्नोर के इसमें जिस भी फाइल का यहां पर क्या करोगे, नाम दे दोगे, वो सब की सब जब आप सेंड करोगे तो गिटहब से जाएंगी नहीं। आगे जाके आएगा .env की फाइल होती है, ds स्टोर है, डेटाबेस की स्टोरेज वगैरह होती है, npm के डायलॉग्स हैं, नोड मॉड्यूल्स हैं। अभी फिलहाल आपके पास इनमें से कौन सी फाइल पड़ी है, नोड मॉड्यूल्स की, ठीक है। आगे जाके आप बिल्ड बनाओगे, एक बिल्ड की फाइल होती है, वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये वो फोल्डर्स है जो यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करने हम लोगों ने, यानी कि मतलब इसको गिटहब पर नहीं सेंड करना हमने। जब गिटहब पे सेंड नहीं करना तो ये फाइल्स क्या रहेंगी, यहीं पर मौजूद रहेंगी। जमात खड़ी हो गई है बेटा, आज जमात अंदर हो रही है इसलिए पता नहीं चला। चलो अच्छा यहाँ पर आते हैं ज़रा, अब हम देखते हैं ये कंपोनेंट इस तरीके से चल रहे हैं, सही। मैंने गिट इग्नोर के बारे में बता दिया, इनके बारे में बता दिया। अब पब्लिक और एसआरसी के अंदर कुछ चीज़ें उनको देखते हैं हम, ठीक है। पहले तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, index.html। इस HTML में और बहुत सारा डेटा इन्होंने ऐड किया हुआ है। अगर मैं ये हटा दूं सारा, पहले तो ये आते हैं, HTML है उसके हिसाब से डेटा दिया हुआ ये रहा। ऐसे, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, डॉक टाइप दिया हुआ है HTML, हेड के अंदर मेटा का टैग है, ठीक है। लिंक दिया हुआ है एक आइकन का, ये क्या होता है, फेव आइकन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फेव आइकन दिया हुआ है भाई। इसने कहा हुआ है परसेंटेज के अंदर के पब्लिक के अंदर जो यूआरएल दिया फेव आइकन, यहाँ पे दिया होगा ये फेव आइकन डॉट आई को, ठीक है। ये वाला आइकन दिया हुआ है, इसको यहाँ पर लिंक करवाया हुआ है। फिर मेटा के टैग से नॉर्मल वो चल रहे हैं। नीचे आते हैं, एक और लिंक है टच, एप्पल टच आइकन, ये भी दिया हुआ है यहाँ पर। और इसका क्या है, लोगो 192, ये वाला लोगो दिया हुआ है, ये यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। फिर लिंक करवाया हुआ है मैनिफेस्ट की एक फाइल है, ये है मैनिफेस्ट की फाइल, ठीक है। ये क्या होता है, मैनिफेस्ट की फाइल जो आपने यहाँ पर, इसने ये जो नहीं ये परसेंटेज लगा के डेटा कलेक्ट किया हुआ है, ये जितनी फाइलें हैं ना यहाँ पर जो बनाई हुई हैं, ये जेसन, इसके अंदर ये जो चीजें इंपोर्ट करके ला रहा है ना, ये इस फाइल के थ्रू ला रहा है, ठीक है। मैनिफेस्ट की फाइल है, इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप चाहो तो ठीक है, वरना अदरवाइज इसको आप डिलीट मार दो, ठीक है। पहले तो इसको डिलीट किया, हम जाते हैं यहाँ पर एक एरर देखते हैं क्या देता है। ऐसे फिलहाल कोई एरर नहीं दे रहा। इंस्पेक्ट पे आते हैं, कोई एरर नहीं, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल कंसोल पर आते हैं, लाइन 1 कॉलम 1 सिंटैक्स एरर। भाई पहली लाइन के अंदर हमारे पास सिंटैक्स का एक एरर दे रहा है, ठीक है, हम समझ सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, ये आइकन्स यहाँ पर जो लगाए हैं ये रिमूव कर देते हैं, हमें नहीं यूज करना है, इसको भी हटा देते हैं। मैं सिंपल इसको HTML पे ले आया हूं, ठीक है। हाँ ठीक है। ये उसके बाद हमने देखा डिव है, उसके अंदर रूट है, ये सारी फाइलें इसी से रिलेटेड है। लोगो हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी डिलीट कर दो आप। फिर यहां आ जाओ, रोबस्ट की फाइल इसने बनाई हुई है, क्या एक टेक्स्ट की फाइल है सिंपल, बस इसका कोई ऐसी एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी नहीं है, जस्ट सिंपल एक टेक्स्ट की फाइल इसने लगाई हुई है, इसका भी कोई खास काम नहीं, आप रिमूव कर दो भले। फेव आइकन है, आइकन दिया हुआ है, ये भी आप रिमूव कर दो। एट द एंड या इंडेक्स की फाइल में कौन सी चीज बचती है, HTML। जिस तक उड़ाने पर फाइलों से कोई बड़ा इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देता, यहाँ पर के कोई ऐसा इफेक्ट आया हो, इसके अंदर चल रहा है, कोड भी प्रॉपर वे में काम कर रहा है हमारा, ठीक है। ये अब आते हैं SRC के अंदर जो फाइल्स हैं उनको देखना है। app.css कंपोनेंट की CSS, app.js JS, app.test के नाम से एक फाइल बनाई हुई है। ये टेस्ट की फाइल चलती कब है, जब हम किसी फाइल को टेस्टिंग पीरियड में चला रहे होते हैं। किस में चला रहे होते हैं, टेस्टिंग। जैसे अगर मैं रीडमी पर आ जाऊं तो यहाँ app.test की कमांड दी हुई है। जब एप्लीकेशन हमारी या कोई भी फाइल हमारी
कंप्लीट हो जाती है ना, टेस्ट मोड में चलाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, app.test में चलाते हैं। ये app.test में क्या होता है, वही फाइल देखो रेंडर कर रहा है ऐप को वन टाइम रेंडर करा के चेक करेगा कि इसको रेंडर कराने में कोई एरर आता है या नहीं, सिंपल ये चेक कराने के लिए ये भी है। लेकिन इसके थ्रू आप चाहो तो गुड है, नहीं चाहो तो ये भी किसी काम की फाइल नहीं है आपके, ठीक है। ये टेस्टिंग पीरियड के दौरान यूज होती है, नहीं करते लोग सीधा ये चलाते हैं app.test ही नहीं चलाते हैं, हम सीधा चलाते हैं npm स्टार्ट की कमांड, ये हमारे पास ऐसे ही चलता है। हाँ ये जो काम है ये सिर्फ रिएक्ट में नहीं, नेटिव के अंदर भी चलता है। नेटिव में क्या होता है, मोबाइल वहां पर रिजल्ट हर वक्त देखने के लिए आपके पास मोबाइल अवेलेबल होना चाहिए, और मोबाइल के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है एक्स्ट्रा, वो लगाते हैं आप, केबल से अटैच करते हो। वहां अगर कोई चीज बिलफर्ज आपने कोड चेंजिंग की है, अब आप बोलते हो यार कौन मोबाइल निकाले, कनेक्ट करे, यहाँ से सेटिंग करे, फिर जाके रिजल्ट देखे आउटपुट। यहाँ तो कोई मसला नहीं, क्लिक किया ब्राउजर पे आउटपुट आ गया ना, वहाँ ब्राउजर पे ऐसे तो आउटपुट नहीं आएगा, वहाँ तो मोबाइल की डिवाइस लगानी पड़ेगी, या एंड्रॉइड स्टूडियो जैसा एक बड़ा अलग से सॉफ्टवेयर अब आपको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको अलग से चलाना पड़ेगा, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उस चीज़ से जान छुड़ाने के लिए फिर क्या करते हैं हम लोग, एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह से जान छुड़ाने के लिए हम टेस्ट पीरियड में इसको चला देते हैं। पता चल जाता है अगर हमारी ऐप के अंदर कोई एरर आ रहा है तो ऑन द स्पॉट बता देगा भाई इसके चलने के अंदर एरर है। खैर यहाँ आता हूँ, सेटअप टेस्ट दिया हुआ है, सिर्फ नाम दिया हुआ है just DOM adds custom jest matchers for asserting on domain nodes, allow you to do things like expect element, learn more। आगे ये दी, इसमें डिटेल दी हुई है, एक लाइब्रेरी है टेस्टिंग नाम की, ये लाइब्रेरी खास उस टेस्ट ऐप के लिए जब आप टेस्ट ऐप चलाते हैं तो। और उसको इंपोर्ट कहाँ से किया हुआ है इसने, @test जब किसी चीज़ के शुरू में आता हो इंपोर्ट करते हुए वो नोड मॉड्यूल्स की फाइल के अंदर से होता है, ठीक है। तो @ अगर लगा दे तो नोड मॉड्यूल्स की फाइल के अंदर ही है, और वो ज्यादातर होता है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में। किस में होता है, मतलब जो अलग से इंपोर्ट हुआ हो, रिएक्ट का अपना पार्ट ना हो। अच्छा अब यहां आते हैं, जरा इसको मैं हटाता हूं, मॉड्यूल्स बंद, ये रहा, कहां गई ये, इसको भी डिलीट करता हूं। आपने हर दफा डिलीट नहीं करनी है, तो मैं वन बाय वन समझाता जा रहा हूं, ठीक है, आपको ये कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा अब यहां पर जितनी भी फाइलें हैं इनको देखते हैं। मैं logo.svg को डिलीट करता हूं पहले, अब पहला एरर देखने को मिला मुझे। अब ये वो फाइलें थी जिनके साथ ये क्या हुआ था, कुछ ना कुछ कनेक्टेड है काम। ये svg की फाइल app.js के अंदर यूज हुई हुई है, इंपोर्ट हुई हुई है, इसलिए इसने एरर दिया। आप ये हटा दो, ये वाला एरर भी आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और इसको जहां यूज किया हुआ है वो भी है, इसको जहां यूज किया, इसके लिए मैं ये कोड ही हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं APP ऐप, क्लियर, सारी चीजें रिमूव हो गई, यहां से सिंपल हो गया ये कोड हमारा। इंडेक्स एक ये चीज है रिमोट वेब वाइटल, ठीक है। वेब वाइटल की फाइल क्या है हमारे पास, इन कोड्स को आपको समझने की जरूरत नहीं है, बने बनाए चेंज होते रहेंगे, कभी क्या आएगा कभी क्या आएगा। ये फाइल हमारे पास क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड फाइल है। कौन सी बेस्ड फाइल है, परफॉर्मेंस बेस्ड, यानी कि रिएक्ट का जो भी आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, कि वो कोड ज्यादा से अच्छा चले, इंस्टेंट चले, उसके लिए ये वाली चीज क्या होती है हमारे पास बनाया। और ये पूरा सेटअप बनाया आपको मिलता है, आपको उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल बनाया हुआ है, उसमें एक वैल्यू डाली हुई है ऑन प्रेफर नाम का, उसमें एक फंक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ काम चल रहे हैं, ठीक है। ये बन गया परफॉर्मेंस बेस्ड। उसके बाद इस फाइल को यहाँ यूज किया गया, यहाँ इंपोर्ट किया गया और यहाँ इसको लाके क्या कर दिया गया, पेस्ट कर दिया। इफ यू वांट टू स्टार्ट मेजरिंग परफॉर्मेंस इन योर ऐप, पास अ फंक्शन टू द लॉग रिजल्ट कंसोल फॉर रिपोर्ट। ये रहा, अब इसने बताया कि भाई ये चीज है, इसको आप पास कर दो तो एग्जैक्ट आपको क्या मिल जाएगी, इसकी परफॉर्मेंस। अच्छा खैर आते हैं यहाँ पर, ये भी हमने देख लिया वेब वाइटल। तो हम जब काम कर रहे होते हैं कोशिश करते हैं ये वेब वाइटल वाली चीज को क्या ना करें, डिलीट ना करें, ठीक है। इसको ऐसे चलने दो, बाकी फाइलें अगर आप डिलीट करते हो, जो अब मैंने छोड़ी है ये फाइलें आपने छोड़नी होती है। गेट इग्नोर की फाइल छोड़ दो, ठीक है, काम की फाइल है। टेस्ट वेस्ट की भी अगर आपको नहीं छेड़ना, देखो मसला ये होता है ना कि अगर फाइलें पड़ी आप तंग हो रहे हो तो आप डिलीट मार दो, यार ये क्या है, उस फाइल को आपको लगता है आप कोड छेड़ दोगे तो आप डिलीट मार दो। अदरवाइज बेशक एक प्रोजेक्ट के अंदर पड़ी हुई है, कोई मसला नहीं है। बड़े प्रोजेक्ट्स अक्सर ऐसे बनते हैं, वो ऐप डाउनलोड करते हैं, सब कुछ डिलीट मार देते हैं, सिर्फ पैकेज जेसन और पैकेज जेसन भी जीरो से बना लेते हैं भाई,
एक पैकेज जेसन के नाम से फाइल बनाते हैं, नोड इंस्टॉल करते हैं, npm i करते हैं, वो खुद पैकेज के नाम दिए होते हैं। ये वाली पैकेज जेसन वाली फाइल क्या करते हैं, खुद ब खुद बना लेते हैं, ये जो दिए हुए, ठीक है, ये फाइल खुद ब खुद क्रिएट करते हैं। ये रहा, ये डेटा आ गया, ऑब्जेक्ट बना हुआ है पूरा एक। अगर मैं इसको ऐसे बंद करूं तो एक ऑब्जेक्ट है, बस इसको नाम दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूं वैसे आर्जी तौर पे, यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ अरे यार पब्लिक के अंदर ही जा रहा है, JSX किया, खैर मैंने इसको हम बना देते जेसन। तो जेसन की फाइल आ गई हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पैकेज जेसन, प्योर जेसन की फाइल। इसके अंदर आप खुद डिफाइन कर दो एक एक चीज को, रिएक्ट का डॉम क्या है, रिएक्ट का वर्जन क्या, आप पूरा A to Z खुद डिफाइन कर दो। अब आपको नोड मॉड्यूल या किसी npm क्रिएट रिएक्ट ऐप की जरूरत ही नहीं है। आप पैकेज जेसन अपना खुद रेडी करो, रेडी हो गया पैकेज। स्क्रीन शेयर पता नहीं होगी बेटा, स्क्रीन शेयरिंग में अब प्रॉब्लम दे रहा है। लैन स्कूल का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो आई थिंक एरर कर रहा है। हाँ, ये सारे डिस्कनेक्ट किए, मैं 2-3 दिन पहले जो है ना एक कांड हो गया था इसकी वजह से। खैर उसके लिए आप ये कर सकते हो, ये लो रिमोट और उसको ऑन कर लो, देखो ये वाली ऑन करो LED, या उसके नीचे बटन है, बटन से देखो, वो देखो वो होगा या ये होगा, पता नहीं कौन सा है, ये देखो, या उसको बोलो कादिर को, वो ऑन कर देगा, ठीक है। बात समझे? तो पैकेज जेसन की फाइल क्या है, अगर एक न्यू फोल्डर बनाते हो आप ये पूरा प्रोजेक्ट ना खुद बना सकते हो। कैसे? अब ये जाहिर सी बात है एक बड़े लेवल का काम है, आपको एक एक चीज जेसन की पता होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। यहाँ आप आते हैं, ऑन हो गई ना वो, ठीक है। यहाँ आप आते हो न्यू फोल्डर, इसके अंदर आप जाओ, आप सिर्फ पैकेज जेसन की फाइल बना दो, न्यू फाइल पर आ जाओ, ठीक है। यहीं से जाके बना लो, समझाने की मैं बिलफर्ज आपको बोलता हूँ, ये मैं 0 से बनाता हूँ, PACK पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। पैकेज जेसन आ गया। अब ये पैकेज जेसन की फाइल का वैसे ही बिलफर्ज डेटा मैं यहाँ से लाता हूँ, मेरे पास VS कोड यहाँ ओपन था, ये आगे पैकेज जेसन ओरिजिनल वाला, ये मैंने ओरिजिनल तो नहीं डिलीट कर दिया कहीं खैर मैंने इसको यहाँ पे डिलीट किया, ये है पैकेज जेसन। इंडेक्स कहाँ है, डस्टबिन, यहाँ भेजा हुआ है मैंने, खैर पैकेज जेसन की फाइल ये रहा, एक खाली है और एक ये रहा। कौन सा पहले हुआ है, 7:30 वाला, और भी कोई है क्या? इतना बड़ा फर्क तो नहीं आया। हाँ ठीक है, ये रहा। इस अगर चीज को कॉपी कर लूं मैं, या पेस्ट कर दूं, ये मुझे लिखना ही है ना, असल में क्या है ये, असल में है क्या, ये एक कोड ही तो है ये। और इसी तरीके से अगर बिलफर ये मैं डायरेक्ट कॉपी करके अगर यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, फिलहाल ये रहा, ये दो चीजें मुझे पता हो, मुझे लिखने आ जाए, जैसा नहीं है कोड ही लिखा हुआ है ना, और तो नहीं। अब मैं यहाँ npm start या npm i करूं, npm i, शुरू हो गया, नोड मॉड्यूल्स डाउनलोड हो जाएंगे। नोड मॉड्यूल डाउनलोड हो गए तो फिर मैं डेक्स उसकी index.html पब्लिक में और सोर्स में बना के कर सकता हूं। समझ आ गई बात? ये पूरा प्रोजेक्ट असल में 2-3 चीजों पे बेस कर रहा है। उसके बाद बाकी चीजें जो है ना सपोर्टिव हैं, बाकी क्या है, सपोर्टिव चीजें हैं, उनका कोई मेन रोल नहीं है इसके अंदर। खैर यहाँ आते हैं, इसको ही बंद करते हैं। index.html हमने समझ लिया, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या काम किए। div id दी हुई है,
एक div बनाया जिसको रूट आईडी दिए, अब इस आईडी को यहां कॉल किया हुआ है। अब आओ यहां पे, पहला क्या किया, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, क्योंकि हमारी ऐप किस में चलती है, रिएक्ट के अंदर चलेगी, तो हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं क्या, रिएक्ट। अच्छा इसमें एक और चीज दिखाऊं, लेकिन अब यहां पे इसने क्या किया है, इंपोर्ट CSS, यहां पर उसने इंपोर्ट रिएक्ट नहीं की। और याद है जब हमने JSX बनाई थी तो यहां इंपोर्ट किया था रिएक्ट को, ठीक है, हर कंपोनेंट में। तो मेजर कंपोनेंट ये अगर आप इसमें कर दो तो भी चल जाता है। कभी कभार होता है किसी कंपोनेंट में लोड नहीं हो पाए, आप जब वहां जाके करो तो एरर दे सकता है, इसलिए फिर हम करते हैं यार यहां लगा दो यूनिवर्सल तो हर जगह। क्योंकि आप एक चीज जानते हो, एक चीज अगर आप H1 को कॉल करके कलर देते हो पूरे प्रोग्राम में हर जगह चल रहा होता है, ठीक है, ये यूनिवर्सल चल रहा है, तो इसीलिए समझ लो ये यूनिवर्सल इंपोर्ट कर दिया। दूसरा ये डॉम क्या करता है, ये आपको पता है एक वर्चुअल डॉम देगा, ये क्रिएट किया। तीसरा ये इंडेक्स की फाइल इस फाइल के लिए अपलोड की है, ठीक है, ये रहा, इसको भी डिलीट कर दूं मैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप रखना चाहो रखो, खाली करना चाहो। अब इस देखो ये वाली कौन सी फाइल है, इंडेक्स की, JS की, तो ये इंडेक्स कौन सी JS है, मैन JS है, तो इस पर देखो क्या दिया हुआ है, इस पे और कुछ नहीं दिया हुआ, बाकी इसमें सिर्फ मेन चीजें, मेजर चीजें उठा के दी में, जिनमें पहली चीज क्या आती है हमारे पास, बॉडी के अंदर टारगेट करके मार्जिन क्या किया हुआ है, 0, फिर फॉन्ट फैमिली ये, फिर ये। अच्छा इस पे बॉडी कॉल की हुई है, बाकी जगह आप बॉडी नहीं कॉल करते, बॉडी का टैग बनाते हो, बॉडी का टैग क्यों नहीं बना रहे ऐप के अंदर। कोई बच्चा app.js देखो app.js है ना, कोई बच्चा मुझे ये बोले यहां मैं बॉडी का टैग क्यों नहीं बनाता, बाकी टैग तो बना रहा हूं, यहां बॉडी का टैग क्यों नहीं बनाता, अब बताओ। हाँ ऑलरेडी बना हुआ है HTML की फाइल में, देखो कभी हम div के अंदर div तो बनाते हैं लेकिन बॉडी एक ही रहती है, बॉडी के अंदर बॉडी नहीं बनाते। जितना भी कोड यहां लिख रहे हो वो सब का सब जाना कहां है, इस div के अंदर, बॉडी में भी नहीं, इस div में जाना है। बॉडी के आगे यहां और यहां कुछ भी लगा हुआ हो ये चलेगा, इस div के अंदर जो चीज है वो, तो जाहिर सी बात है बॉडी ऑलरेडी, तो बॉडी को ये वाले app.js वगैरह इस बॉडी को एक्सेस नहीं कर सकते, कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय इस JS के। ये वो JS है जो उस बॉडी को भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है, इसलिए इसने यहां पर क्या किया है, index.css में सीधा बॉडी को कॉल किया और उस पर क्या लगाया है, फॉन्ट फैमिली लगाई है, ठीक है, फॉन्ट की वेब किट होती है वो लगाई है, नाम दिए हुए कि भाई ये, उसके बाद फॉन्ट फैमिली दी हुई है, क्या लगाना है कोड के हिसाब से, ठीक है, तो ये इसने जस्ट क्या किया हुआ है, पास की इमेज है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया इसने। इंडेक्स अगर आप चलाओ तो ठीक है, वरना आप यूनिवर्सल से हटा दो। देखो इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज है ऐप का, और अगर मैं ये हटा दूं तो ऐप का फॉन्ट स्टाइल आपको पता है बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, अलग ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहां तक बात है, ऐप यहां पे क्या किया हुआ है, ऐप को इंपोर्ट किया है, इसमें कोई नई चीज है, कोई ऐसी चीज है नई जो इंपोर्ट की हो, सिंपल एक ऐप को क्या किया हुआ है यहां पर इंपोर्ट किया इसने, और कोई नई चीज नहीं लेकर आया ये। अब उसके बाद एक और चीज है नीचे, रिपोर्ट वेब वाइटल, ये मैंने आपको बता दिया। वेब वाइटल क्या करते हैं, असल में परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए होते हैं, हमारी लाइन बाय लाइन परफॉर्मेंस मेजर कर रहा होता है कि भाई ऐप की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। इसके बाद आते हैं यहाँ एक वेरिएबल है रूट नाम का, जिसके अंदर रिएक्ट डॉम लगाया हुआ है। रिएक्ट डॉम का एक मेथड है क्रिएट रूट, वो सेव किया गया है। इस मेथड के अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, मतलब इंडेक्स की जो आईडी है उसका रूट दिया हुआ है। अच्छा ये जो क्रिएट रूट वाला मेथड है, इसके अंदर खुद एक मेथड है, जो कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड है, रेंडर का मेथड है। आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था ये रेंडर का मेथड, अगर आप चाहो तो यहां से कट करो, ये हटाओ, यहां डायरेक्ट लिख सकते हो डॉट, सॉरी ये यहां वो तो रूट हटा दो, अब रूट एलिमेंट ही नहीं है ये। अगर आप इसको ऐसे चलाओ तब भी ये क्या करेगा, अप्रोक्सीमेटली सही चलेगा, ठीक है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है भाई। ये है, ये जो मेथड है ये किसका है, इसी का है। रेंडर मेथड उस आगे वाले क्रिएट रूट का मेथड है, और क्रिएट रूट किसका मेथड है, रिएक्ट डॉम का मेथड है, ठीक है। रिएक्ट डॉम कहां से आया है, रिएक्ट डॉम के फोल्डर से मॉड्यूल्स हैं, उसके अंदर से आया क्लाइंट के फोल्डर से। समझ के बाद बेटा। अच्छा इधर एक और चीज है,
ऐप तो हम समझ गए, हमने देखा था ऐप को किस में करो, ऐप को क्या करना होता था बताओ तो सही। हम ऐप को रैप करना होता था, जो भी काम करो एटलीस्ट एक उसमें रैप करो, ऐसा ही था। लेकिन इस बार यहां पे किस में रैप किया हुआ है, रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड के अंदर। अच्छा ये स्ट्रिक्ट मोड कहां से आ रहा है, रिएक्ट से। ऊपर रिएक्ट को इंपोर्ट भी किया हुआ है, समझे बात, यूज भी किया हुआ है। अब रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड जो हमने यूज किया है यहां पर, ये स्ट्रिक्ट मोड क्या कर रहा है, ये स्ट्रिक्ट मोड है जो सारी चीजों को मेजर कर रहा है। क्या कर रहा है, सारी चीजों को मेजर कर रहा है। एक काम करते हैं, यहां आता हूं, मैं ऐप को हटा देता हूं। प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। अच्छा यहां आता हूं, क्या दे रहा है मेरे पास, हालांकि यहां तो मैं जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूं, तो क्या गलत लिखी है जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट नहीं गलत लिखी, लेकिन मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूं, बस कोई चीज प्रिंट कराने वाले काम ये सब कर सकता हूं। मैं कोई जीरो से वेरिएबल इनिशियलाइज करना, एक्सप्रेशंस लिखना, वो सब नहीं कर सकता, ठीक है। यहां जस्ट ऐसी चीजें आएंगी जो प्रिंट आउट, प्रिंट होने वाली है, जिन पर डायरेक्ट कोई रिजल्ट निकल रहा है। हाँ बस सीधा कॉल करो, या जिनका रिजल्ट हो कुछ डायरेक्ट, तो वो चीजें यहां पर प्रिंट हो सकती हैं। अब मैं यहां आता हूं, ये पूरा हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ही काम है। मैं इस पूरे जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कर दूं लेट, या मैं बोलता a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब मैं यहाँ a इज इक्वल्स टू 10 सॉरी, और यहाँ a प्रिंट करा दूं, कौन कहता आएगा ये, क्या है, a इज नॉट डिफाइंड। चलो एक और काम करते हैं यार, यहां पर ये भी करते थे, लेट या कॉन्स्ट पर आ जाता हूं, ठीक है। अच्छा एक और काम भी करता हूं मैं, ये अच्छा a इज नॉट डिफाइंड, सॉरी ये ऊपर रिएक्ट इंपोर्ट किया हुआ है इसलिए ये एरर देगा। लेट a पे ले आऊं यहां पर। अच्छा अब हम ना जो भी चीज मंगवाएंगे आगे, ये रिस्ट्रिक्ट मोड क्या करेगा, ये जो ये वाला मोड है हमारे पास, कौन सा मोड है, स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है देख लीजिएगा। अच्छा जितना भी ये हमारा काम है, ये जो स्ट्रिक्ट मोड मैंने आपको दिखाया है, कौन सा मोड, स्ट्रिक्ट मोड, ये लगाने से होगा क्या कि जितनी भी चीजें हम चलाएंगी वो सब के सब चलेंगी किसमें, स्ट्रिक्ट मोड के अंदर। मतलब अब ये क्या करेगा, जब भी मैं कोई कोड चलाऊंगा तो जब प्रिंट कराऊंगा रिजल्ट में मेरे पास कितनी बार आंसर आएगा, 2 बार आएगा। कितनी दफा आएगा, 2 दफा। ये अब जब भी आएगा तो आपको इसको देखेंगे, आपको समझ आएगी यार ये क्या है। ये एक दफा डॉम का एरर चेक करता है, रियल डॉम, और दूसरा क्या करेगा, वर्चुअल डॉम। कौन कौन सा डॉम, एक रियल डॉम का और एक समझ लो वर्चुअल डॉम। ये 2 डॉमों का हमारे पास क्या दे रहा होगा, रिजल्ट दे रहा होगा। मैं खैर यहाँ पर ऐप हमने बनाई हुई है, ऐप पर आ जाता हूँ। ऐप ये रही हमारे पास स्ट्रक्चर वाइज, तो मैं स्ट्रक्चर वाइज ऐप ले आया। बाकी स्ट्रक्चर क्लियर है, देखो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स के अंदर इसको हटा दो। बाकी लोगो नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट मार दो भाई, बस ऐप आ गई, काम हमारे पास चल रहा है। app.js, app.css, ऐप के अंदर आता हूँ, css ये रही इसकी इंपोर्ट हुई हुई है, खाली कर देता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये रहा फंक्शन बना है, इसको यूज कर लूंगा, index.css है, चलने दो इसको। यहाँ आ जाते हैं अब ऐप के अंदर। ऐप के अंदर मैं एक काम करता हूँ, ऐप को कर देता हूँ क्या, JSX। इससे फायदा क्या है, अब मैं यहां पर खुलकर क्या लिख सकता हूं, HTML लिख सकता हूं। यहां पे क्या लिख सकता हूं, HTML लिख सकता हूं। तो अब जो हमारी कहानी है वो यहां से शुरू होगी।
मैं जावा स्क्रिप्ट इसमें कैसे इंप्लीमेंट करूं। क्या जावा स्क्रिप्ट, उसको समझते हैं हम। बटन, अरे ये बटन कैपिटल में मत लिखना, स्मॉल वाला बटन लिखना। अच्छा वैसे एक बात बता देता हूं, बटन इज नॉट डिफाइंड। ये क्या चक्कर है, HTML तो चला लेता था, ये नहीं चलाता, ये क्या कहता है, एरर। वजह क्या है, वजह ये है कि भाई कैपिटल से क्या चीज ऐसे इंपोर्ट करते हैं हम लोग, कंपोनेंट। तो ये इस बटन को क्या समझ रहा है, कंपोनेंट। ये बोल रहा है कोई कंपोनेंट है बटन नाम का जो कि आप इंपोर्ट कर रहे हो, ये तो चलेगा ही नहीं। टैग अगर बताना है तो इसको स्मॉल में लिखना पड़ेगा, अब वो टैग समझेगा। समझ के यहां तक बात, आता हूं और उस पे लिख देता हूं। अच्छा इस बटन पे आप ये भी कर सकते हो ना, ऑन क्लिक लगाता हूं और यहां आके लिख देता हूं, पहले तो यहां क्लिक मी फॉर अलर्ट। अच्छा ये खाली छोड़ा हुआ है इसलिए ब्लेंडर दे रहा है। एक तो ये जो है ना, ठीक है भाई, ये आ गया। अब मैं यहां लगाता हूं ऑन। अच्छा इसका ऑन क्लिक भी देखा है आपने, इसके ऑन क्लिक और दूसरे ऑन क्लिक में क्या डिफरेंस है, सी कैपिटल में लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि कैमल केस चला रहा है, जावा स्क्रिप्ट है, तो जावा स्क्रिप्ट का कोड चल रहा है। अब यहां आता हूं मैं, डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे अलर्ट। ये क्या भाई, अच्छा ये क्लिक करने पर तो चल नहीं रहा। रिफ्रेश करो पेज, 1 2 दफा आ रहा है। ये कितनी दफा आया, 2 दफा आ रहा है। ये किसकी वजह से आ रहा है, रिस्ट्रिक्ट मोड की वजह से आ रहा है। जब आप रिस्ट्रिक्ट मोड लगाओगे तो आपका जो भी रिजल्ट है वो आपको शुरू में 2 दफा दिखाई देगा। इनपुट की वैल्यू लेके कंसोल पे प्रिंट कराओगे 2 दफा दिखाई देगा। अलर्ट वगैरह चलाओगे 2 दफा आएगा, एक वर्चुअल के लिए और एक्चुअल के लिए। खैर यहां आते हैं, इसको आगे जाके और एक्सप्लेन करेंगे, समझ आ जाएगी। फिलहाल आप बस इतना समझ लो कि स्ट्रिक्ट मोड की वजह से ये 2 बार देगा। अब यहां तो मैं डायरेक्ट अलर्ट लिख सकता, यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, यही तो बता रहा हूं, यही तो समझाने के लिए वहां लिखकर दिखाया आपको, वरना पर फंक्शन में नहीं लिखता। इधर क्या करता हूं, फंक्शन, क्या कर रहा हूं, एक फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन को बोलते हैं ALRT, अलर्ट। ठीक है, अलर्ट में मैं कर देता हूं कि अलर्ट फंक्शन इज फायर। ऑन क्लिक में क्या करना होता है, फंक्शन का नाम देना होता है ALRT और क्या होता है ब्रैकेट, फंक्शन कॉल करना होता है। सेव किया यहां, अरे भाई क्या कर रहा है ये, क्या हो गया इसको, खराब हो गया क्या, ऐसे होता है, समझो। अब ये क्या मसला है कि यहां पे क्या, पहले तो ये समझो यहां पे क्या लिख रहा हूं, ना जावा स्क्रिप्ट, ये करली ब्रैकेट के अंदर जैसे ही कुछ लिखता हूं वो क्या चलता है, जावा स्क्रिप्ट चलती है। तो जावा स्क्रिप्ट चलती है तो डायरेक्ट चल जाएगा, है या नहीं। यहां पे क्या हो जाता है, जावा स्क्रिप्ट चलती है, क्या चीज चलती है, जावा स्क्रिप्ट चलती है। अब यहां प्रॉब्लम है कि सर क्या करें ऐसा, ठीक है। मसला ये है कि आपने अगर देखो ये फंक्शन में यहां ऐसे, अब ये बात इसमें किसी को एतराज नहीं होगा आप में, अगर मैं इसको ऐसे करूं, देखो पहले तो ये सेव करता हूं, और जितनी दफा कंट्रोल एस आ जाता है ना, एस ये सेव कर लेता है, उतनी दफा चलाएगा। अब बताओ यहां पे अगर मैं इसको कॉल करता हूं डायरेक्ट तो क्या होगा रिजल्ट में, डायरेक्ट अलर्ट चल जाएगा, ऐसा ही है ना। कंट्रोल एस, सॉरी रिफ्रेश करता हूं, ये डायरेक्ट फंक्शन चल जाएगा, ऐसा ही है। तो भाई यहां जो जावा स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, यहां भी तो बेटा ऑन क्लिक जो है
यहां पे भी क्या लिख रहा हूं मैं, जावास्क्रिप्ट ही तो लिख रहा हूं। अब ये तो ब्लेंडर है, यहां मैं जो चीज लिख रहा हूं वो भी जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को ऐसे कॉल करूंगा तो क्या हो जाएगा, फंक्शन चल जाएगा। अच्छा इसको यूं करते हैं, अब चला, समझे बात। अब क्या है, आप एक नया फंक्शन जिस तरीके से पास करते थे ना पहले, अब यहां पे आपने फंक्शन क्या कर देना है, पास कर देना है। अगर डायरेक्ट ये लिखोगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन चल जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो आपने फंक्शन यहां पे क्या करना होता है, पास, क्योंकि वो हम जहां फंक्शन को लिख रहे हैं वो कहां पर है, करली ब्रैकेट में। करली ब्रैकेट में क्या लिखी जाती है, जावास्क्रिप्ट। तो यहां पर जैसे ही आप कोड लिखोगे वो कोड क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो इससे अच्छा है आप उसका नाम सिर्फ पास करो। तो यहां पर जब आपको फंक्शन कॉल करना होगा तो फंक्शन का आप सिर्फ नाम लिखोगे, आगे से ब्रैकेट नहीं लगाओगे। अगर आप ब्रैकेट लगाओगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वहीं पर चल जाएगा। एक और भी तरीका है, वो भी आप कर सकते हो। वो क्या है, वो ये तरीका है कि आप यहां पर कोई एक कॉल बैक फंक्शन बना सकते हो भाई, ठीक है। खैर इसको आगे देख लेंगे हम, फिर जो है ना उसके अंदर जाके फंक्शन को कॉल कर दो, इसके अंदर जाके। अच्छा ये वाले फंक्शन को भी ना, ये तो दूसरा आप ये कर लो, या तो फंक्शन के अंदर ये वाला फंक्शन बना दो, कॉल बैक फंक्शन तब भी चल जाएगा। या फिर वो फंक्शन जैसे बनाया है वो फंक्शन वहां ना बनाओ, यहीं पर ये पूरा फंक्शन बना दो, अलर्ट। फंक्शन पास करने का यही तो मतलब होता है ना कि फंक्शन पूरा वहीं लिख दिया है। नाम पास करने का ये मतलब होता है, अब आओ, अब क्लिक करने पे चलेगा, अब क्लिक करने पे चलेगा। बात समझ में आई बेटा, ठीक है। क्या हुआ, इसमें कुछ चीजें हिसाब आउट है ना वजह यह है कि भाई जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो तो जावास्क्रिप्ट की तरह चलना पड़ेगा आपको। जावास्क्रिप्ट कहती है भाई अगर मुझ में जहां आपने फंक्शन का नाम लिख के आगे ब्रैकेट लगा दिया वहीं फंक्शन चल जाएगा। अब आप चाह रहे हो चले नहीं, ऑन क्लिक पे चले, तो ऑन क्लिक पे चलने के लिए आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। जब ऑन क्लिक प्रेस करोगे वो फंक्शन तब चलेगा। यहां तक बात समझ गए, ठीक है। अब एक और टॉपिक है जिसकी तरफ अब हम जा रहे हैं, ठीक है। ऑन क्लिक हो गया, हमने देख लिया, या ये फंक्शन तो बना लोगे। अब आप कोई भी एक फंक्शन बनाओ ऊपर और उसकी वैल्यू कुछ भी प्रिंट कराओ। जैसे मैं बोलता लेट ए इज इक्वल्स टू, ये मैं लिख चुका था कितनी देर पहले और ये अभी आया है, 10 कॉमा लेट बी इज इक्वल्स टू 50 बी। अब यहां पर बेटा एक चीज है, यहां आप लेट कॉन्स्ट या वॉर के बगैर वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। ये इनके बगैर वेरिएबल क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। और लास्ट में आ जाता कॉन्स्ट पे ले आता हूं बिलफर्ज, रिजल्ट बराबर है ए प्लस बी के। यहां पे ये करने के बजाय आता हूं कंसोल डॉट लॉग और यहां पे क्या प्रिंट करा देता हूं, रिजल्ट को। सेव करता हूं, यहां आता हूं, इंस्पेक्ट पर आता हूं, कंसोल पर आता हूं। किस चीज का एरर दे रहा है भाई, एल इज नॉट डिफाइंड। अच्छा वो बीच में ही सेव हो गया था। अब मेरे पास क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट यहां पर इन दोनों को प्लस करके क्या कर रहा है, वो प्रिंट करवाया जा रहा है। यहां तक बात समझ आई, ठीक है। सिंपल है हमारे पास जो चीज आप इसको डॉम पे प्रिंट कराना चाहते हो तो क्या होगा, तो आप बिलफर्ज एक H1 बना लेता हूं, मैं बटन पे क्लिक करा था। यहां आने के बाद यहां ये लिखता हूं और यहां पे मैं क्या लगा सकता हूं, रिजल्ट। अच्छा वो ऊपर खैर फंक्शन में डाला ही नहीं है इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है। आप यहां ये कर दो कि a प्लस बी यहां ले आओ, ऊपर ही फंक्शन बनाना पड़ेगा वरना a प्लस बी यहां एरर देगा। हाँ अरे सॉरी, ठीक है मैं एक चीज भूल गया हूं, इसको यहीं स्किप करता हूं क्योंकि हमने यहां पर अभी स्टेट नहीं पढ़ी है, ठीक है। अभी इसे
प्रॉप्स का टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास स्टेट्स ही है। ठीक है, कि यहाँ पर हम कोई भी चीज़ प्रिंट कराएंगे तो डॉम पे उसको आपको चेंजिंग नहीं दिखेगी, यहाँ डॉम पे आप वो चेंज नहीं कर सकते उसकी स्टेट को, आपको यहाँ तो चेंज होता हुआ दिखेगा लेकिन यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है, उसके स्टेट की हालत है, तो स्टेट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमें ये बात समझ आ जाएगी। खैर पहले तो यहाँ आते हैं, ये बटन हमने देख लिया, बटन पे आपको जब भी फंक्शन वगैरह चलाने हो, क्योंकि अभी हम काफ़ी फंक्शंस आगे जाके चलाएंगे, तो जब फंक्शन चलाएंगे वो तो स्वयं तरीके से चलेंगे उनकी स्टेट के हवाले से। अब आता हूँ यहाँ, अब एक नया काम है हमारे पास, बड़ा सिंपल सा काम है। वो क्या है, हमने एक काम ये करना है कि मैं यहाँ पर आता हूँ, एक और चाइल्ड बनाता हूँ, ये ऐप है ना, इस app.js, ठीक है चलो इधर आ जाता हूँ, एक न्यू कंपोनेंट बनाता हूँ जिसको बोलता हूँ चाइल्ड डॉट JSX RFC। ये क्या है, चाइल्ड है, ये क्या है, चाइल्ड। ठीक है, मैंने बना दिया, इसको यहां आते हैं और चेक करते हैं। चाइल्ड ठीक हो गया, सही। अब चाइल्ड के अंदर कुछ चीजें, कुछ भी हो सकता है, वट एवर चाइल्ड में है, बिलफर्ड एक UL है, ठीक है, UL है, इस UL के अंदर LI है, ठीक हो गया, और इस LI के अंदर यहां पर है कुछ नाम लिखे हुए, क्या लिखे हुए, नाम लिखे हुए। अब बात यह है कि नाम यहां नहीं है, इसके अंदर जो नाम प्रिंट कराने ना वो यहां नहीं है, बिलफर्ड यहां आगे, जैसे मैं बोल देता हूं ये 3 ज्यादा करा दिए, अली एंड दी वली, ठीक है, ये दोनों नाम आ गए। मैं नाम यहां पर आता हूं, मैं यहां से नहीं, मैं यहां पर चाहता हूं अपनी मर्जी से नाम बताऊं, क्या करूं, अपनी मर्जी से यहां पर नाम बताऊं मैं, और यहां पर जो नाम बता रहा हूं वो वहां पर शो हो, समझ रहे हो बात, यहां से नाम, अब नाम यहां से जा रहा है और जाना कहां है, यहां पर है। डेटा मैंने कहां भेजना है, यहां से भेजना है यहां पर। अब मुझे एक बात बताओ, फंक्शन में हम अगर कोई डेटा एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन में, या एक फंक्शन के अंदर से डेटा भेजना होता था तो कैसे भेजते थे, फंक्शंस के अंदर से डेटा भेजने का तरीका क्या होता था, हाँ, फंक्शन के अंदर से डेटा कैसे जाता था, कैसे, फंक्शन के अंदर कोई डेटा भेजना होता था, याद है ऐड पढ़ाया था, एक था ऐड में वेरिएबल बाहर या अंदर डिफाइन करते थे, एक और था जब मैं ऐड लिख के ब्रैकेट के अंदर ही वैल्यू दे देता था, फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर वैल्यू देता था। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट का। लेट्स सपोज क्या मैं इसको ऐसे ही कॉल कर सकता हूं, दूसरा तरीका भी तो है, वो क्या है, करली ब्रैकेट चाइल्ड ब्रैकेट, ओके, बिल्कुल ओके। अब यहां पर आओ, एक मिनट, मैं सिर्फ यहां से डेटा भेजना बता रहा हूं। अभी यहां अगर मैं लिखूं A, B, ठीक है, मैंने यहां पे A और B लिखा। अब मैं यहां आ जाऊं और मैं लिख दूं कि A और B को, खैर वहां प्रिंट, तो यहां प्रिंट करा देता हूं, चलो मैं हाँ ये प्रिंट भी करा देता हूं, यहां प्रिंट करा देता हूं A को, और यहां प्रिंट करा देता हूं मैं B को। क्या आएगा रिजल्ट में, हाँ भाई,
ए और बी कॉल कर दिया, फंक्शन बनाया, फंक्शन में नाम लिखा, नाम के आगे 2 पैरामीटर पास किए, ऐसा ही है, पैरामीटर ए और बी है, उन ए और बी को प्रिंट करा दिया, चाहे यहां कराऊं चाहे कंसोल पे कराऊं, कहीं पे भी मैंने प्रिंट करा दिया। यहां तक समझ गए बात? क्लियर है? अब मुझे ये बताओ कि मैं चाहता हूं इस फंक्शन को जहां पे कॉल करूं वहां इसकी वैल्यू पास करूंगा। फंक्शन कहां कॉल किया है? f.js में। यहां लिख देता हूं ए और बी में, यहां नाम आता है अली कॉमा वली। सेव करते हैं, क्या रिजल्ट आएगा? हाँ भाई, क्या रिजल्ट आएगा? अली और वली आ गए। डेटा एक फाइल से दूसरी फाइल में कितने इजीली ट्रांसफर हो गया फंक्शन की मदद से। ठीक है, एक ये तरीका है। अब ये है, अच्छा अब एक और चीज भी देखता हूं मैं, ए और बी को मैं जरा प्रिंट भी तो करा कर देखूं ए और बी में आ क्या रहा है। ये तो हो गया, मैं कराता हूं कंसोल डॉट लॉग ए, खाली ए को प्रिंट कराता हूं, लेकिन इस बार मैं ए को वैल्यू नहीं देता, यहां से इधर भी यहां प्रिंट ही नहीं कराता ए को। खैर चलो ऐसे ही छोड़ देते, ए ही लाता हूं। क्या दे रहा है ए को? ए को क्या नहीं किया? डिफाइन नहीं किया। ए की वाकई हमने सिर्फ ए बता दिया हमने इसके अंदर, लेकिन उसकी कोई वैल्यू हमने यहां पर क्या नहीं की? पास नहीं की। ठीक है, अब एक और ये काम करते हैं, अगर मैं यहां जो वैल्यू पास करूंगा वो यहां चली जाएगी, ये बात तो समझ गए। लेकिन अब एक और चीज है कि ये अगर ऐसे के बजाय, ये तो जावास्क्रिप्ट में HTML के अंदर तो हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड को ऐसे कॉल करो, ऐसे कॉल करूंगा तो क्या होगा? अब क्या करूं? अब वैल्यू कैसे देंगे? अब हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। आओ यहां पे, क्या क्वेश्चन? यहां आते हैं, जरा मैं ऐसे लिख के देखता हूं पहले। ए इज इक्वल टू, ये क्या होता है? जब ऐसे टैग के अंदर क्या होता है? किसी टैग के अंदर ऐसे लिखने को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है। यहां अगर मैं लिख दूं अली, व्हाट डू यू थिंक कि यहां अली जो लिखा है ये यहां अली आकर कंसोल और इधर प्रिंट हो जाएगा? ये तो एरर दे रहा है। ए अली यहां तो मिल गया यहां पर तो क्या मिल गया? अली मिल गया, लेकिन यहां नहीं मिला। ये एक ब्लेंडर है। ठीक है, और यहां पर आया क्या है पहले वो देखो। अली किस में आया है? अली कैसे आया है? अनकैच एरर, रिएक्ट डॉम डेवलपमेंट आर नॉट अ वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। असल में हमारे पास ये जो चीज है ये क्या है? ऑब्जेक्ट आया। ये क्या दे रहा है मुझे? एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, बिल्कुल समझाने वाली बात है, मैं ऐसे करके देखूं, अब तो अली प्रिंट हो गया। आपको पता है देखो, एक ऑब्जेक्ट अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, उस ऑब्जेक्ट को मैं कंसोल पे डायरेक्ट प्रिंट कराऊं, पूरा नाम, ऑब्जेक्ट का नाम प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को डॉम पे HTML में सीधा खोलूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ऑब्जेक्ट प्रिंट कराऊं, तो क्या लिखा हुआ आता था? एरे वाले ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 2 बार। नॉर्मल HTML के अंदर, HTML में क्या होता है, आप एक जावास्क्रिप्ट का जब कोड लिखते हो उसमें आप अगर जो ये क्या नाम है ऑब्जेक्ट बनाओ, एक ऑब्जेक्ट, उसमें कुछ भी दे दो, कार, मॉडल नंबर और ये नाम दे दिया आपने, उस ऑब्जेक्ट का नाम अगर आप कंसोल पे प्रिंट करो पूरा ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कराओ तो ऑब्जेक्ट कभी भी शो नहीं होगा, ऑब्जेक्ट की वैल्यू शो होती है। एरे देखो, एरे का प्रिंट कराओ पूरा एरे प्रिंट हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं प्रिंट होता। ऑब्जेक्ट को हमेशा डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कराने के लिए, डॉम पे प्रिंट कराने के लिए आप ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लगा के आगे वैल्यू लिखते थे। ऐसा ही है ना ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए यहां पर भी रिएक्ट में भी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं एक्सेस हो सकता। तो असल में ये क्या, अगर 2 वेरिएबल हो तो आप यहां आओ, जरा बी ट्राई करो ऐसे करके, और यहां लिख दो बी, और यहां भी लिख दो बी। चलो एक जगह बी और एक जगह ए करा देते, यहां बी करवा देते, यहां अच्छा यहां ए करा देता हूं।
अब देखते हैं, यहां आओ, चाइल्ड पे a एंड b इज इक्वल टू वली, a और b दे दिया, अली वली, क्या आ रहा है, अली और वली, ये दोनों नाम आ रहे, एक डॉम पे प्रिंट हो रहा है और ये दोनों के दोनों यहां पर क्या हो गए, पास हो गए। बेटा यहां तक बात समझ गए, ये डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अब यहां पर जो आप पैरामीटर पास करोगे वो ऐसे वेरिएबल के थ्रू नहीं हो सकता डायरेक्ट, वो आपको ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल्स डाल के फिर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, हाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर आप ये चीज ऐड करोगे, उसके बाद आप ये चीज यूज करोगे। सही है, समझ के बात। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए यहां पर क्या होता है, इस चीज से जान छुड़ाने के लिए हमारे पास एक चीज होती है, उसको हम डिफाइन करते हैं जरा, प्रॉप्स होता है। क्या होता है, प्रॉप्स। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा आसान कर देता है, कौन, प्रॉप्स कर देता है। यहां एक कीवर्ड है जिसको बोलते हैं PROPS, प्रॉप्स। क्या होता है, प्रॉप्स। समझ गए बात यहां तक, कोई मसला, आपने सिर्फ प्रॉप्स का कीवर्ड। अब ये प्रॉप्स है क्या, अब हमें क्या पता, आओ कंसोल पे प्रिंट कराते, console.log, प्रॉप्स में मुझे क्या मिल रहा है वो देखते हैं। प्रॉप्स में क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को खोलते हैं, खाली है। अच्छा अब एक काम करो, यहां आओ, यहां एक बनाओ, नेम बराबर है अली के, सेव। प्रॉप्स में क्या आया है मेरे पास, अब प्रॉप्स का वर्ड मिल गया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, प्रॉप्स। इसके अंदर से मुझे नाम चाहिए तो कैसे एक्सेस होगा, प्रॉप्स डॉट नेम। तो अगर मैं यहां आऊं, मैं करूं प्रॉप्स डॉट नेम, सेव करूं, क्या अली प्रिंट हो गया। बात समझ आई, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो डेटा है, प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर वो वेरिएबल है जो एज अ पैरामीटर पास किया जाता है फंक्शन के अंदर। आओ यहां पे जरा इसको देखते भी हैं, W3 पे, फंक्शन पर W3 स्कूल्स, यहां पर आता हूं, रिएक्ट प्रॉप्स, आ जाओ भाई। दिया हुआ है, प्रॉप्स आर आर्ग्यूमेंट पास्ड इनटू रिएक्ट कंपोनेंट। प्रॉप्स आर आर्ग्यूमेंट पास इनटू रिएक्ट कंपोनेंट्स। प्रॉप्स आर पास टू कंपोनेंट्स विया HTML एट्रीब्यूट। वाकई HTML के एट्रीब्यूट में दे रहा हूं ना वे वैल्यू, प्रॉप्स में जो वैल्यू दे रहा हूं, देखो ये प्रॉप्स है। प्रॉप्स कहां लिखा हुआ है, फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर। फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी जाती है वो क्या कहलाती है, पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट। यहां पर पैरामीटर है, इधर आओ जरा, इसकी वैल्यू कहां से आ रही है, इसमें जो वैल्यू दे रहा हूं, जो ऑब्जेक्ट की और वैल्यू है, ये क्या है, की है, और ये क्या होगा, वैल्यू। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है ना भाई। देखो अगर मैं खाली प्रॉप्स प्रिंट कराता हूं तो प्रॉप्स में मेरे पास क्या आ रहा है, नाम आ रहा है, ये देखो नेम अली आ रहा है, ऐसा ही है, नेम क्या आ रहा है मेरे पास, अली आ रहा है। लेकिन ये आ किस में रहा है, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीज क्या होती है, की, और ये क्या होती है, वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट में की और वैल्यू है, तो ये मैंने क्या दिया असल में, की और वैल्यू। अच्छा अब दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। अब वहां कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहां पे देखो पहले वाला केस भी आप यूज कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर पहले वाला ही यूज कर लें, ये तो प्रॉप्स कंफ्यूज कर रहा है। नहीं, यहां एक ही दफा नाम प्रॉप्स पास कर दिया, ऑब्जेक्ट का नाम पास हो गया, खत्म बात। अब आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, 3 4 जगह। यहां अब आपको जितनी वैल्यू पास करनी है पास कर दो। आप बिल्कुल एज इज इक्वल टू, अब नंबर देना है, आप यूं लिखोगे तो ये कैलकुलेटेड नहीं होगा। नंबर लिखना है तो अगर आप डायरेक्ट नंबर लिखोगे 10, ये एरर देगा। तो नंबर कैसे डिफाइन करें, या कोई वैल्यू मतलब वेरिएबल कोई कैसे डिफाइन करें, उसके लिए ये हो सकता है 10, ये आ गया। वरना आप यहां एक वेरिएबल बना के ये भी कहते हैं, लेट यूजर एज बराबर है 10 के। आप यहां पे क्या कर दो, ये। अगर ये करली ब्रैकेट ना होते तो फिर मैं जाहिर सी बात है यूजर एज को कैसे लिखता। अगर यूजर एज को डायरेक्ट लिखता हूं तो ये एरर है, अगर ऐसे लिखता हूं
तो ये एरर खत्म होता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एज वहां बना के भी लिख सकता हूँ, नंबर लिखना है तो डायरेक्ट लिखता हूँ। अब यहाँ आओ, अब यहाँ मुझे इसको प्रॉप्स में ये नहीं डिफाइन करने की जरूरत भाई एज है फैलाना है, कुछ नहीं। प्रॉप्स सेव करो पहले, प्रॉप्स में देखो ऑब्जेक्ट को, प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट को देखो जरा, कितनी चीजें, 2 है। तो अगर मुझे एज चाहिए, प्रॉप्स डॉट एज, क्या आ रहा है मेरे पास, वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रहा है मेरे पास। क्या वैल्यू आ रही है, 10 शो हो रहा है। अच्छा, ये जो 2 बार आ रहा है, ये इस रिएक्ट के इसकी वजह से आ रहा है। रिस्ट्रिक्टेड मोड, अगर ये आप हटा दो, सिंपली मैच कर दो, अब ये सिंगल आएगा। अब ये सिंगल भी आएगा, और दूसरा याद है वो जो रेड रेड एरर आके यहाँ होल्ड करते हैं, वो एरर्स भी नहीं आएंगे। स्ट्रिक्ट मोड की वजह से सारे एरर्स चल रहे थे, हर चीज चल रही थी। तो स्ट्रिक्ट मोड असल में बड़े काम का है। आपने इसको क्या करना है, यहाँ ऑन करके रखना है। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला है, आपने इसको क्या करना है, ऑन रखना है, ताकि आपके पास जब चलाओ कुछ भी एरर है वो रेड कलर के एरर सामने आए। आप डिलीट मार दोगे, उस तरीके के एरर नहीं शो करेगा आपको, और गायब हो जाता है। याद है जब भी मैं एरर लाता था, हमें समझ नहीं आती, फिर एरर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। आप एरर पहचान नहीं पाओगे तो कैसे उसको हैंडल करोगे। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट मोड ऐसे हम इसलिए रहने देते हैं। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई कि प्रॉप्स है, प्रॉप्स के अंदर आप कोई भी डेटा है इजीली पास कर सकते हो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में। जैसे मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ये रहा, मैंने एज दिया यहाँ पर सिंपल, मतलब यूजर नेम, और यहाँ आ जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ लेट यूजर नेम बराबर है फ्रॉम इंटर यूर नेम। आय है, 2 बार लिखना पड़ता है हर चीज को। 3 दफा सेव कर लिया तो 10 दफा उतनी दफा लिखो। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, क्लियर है। इस तरीके से आप प्रॉप्स में देखो, यहां से डेटा जा रहा है यहां पर, यहां से डेटा जा रहा है यहां पर। अब ऐसा करते क्यों है, एक तो ये कि भाई सी बात है भाई, 2 फाइलें आपस में कनेक्टेड हैं, डेटा भेजना पड़ता है। ठीक है भाई, अगर भाई यहाँ ये लॉगिन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, इसका नाम आगे चला जाए तो वो डेटा भेजने का काम आएगा, वहां पर हम जरूरी ये यूज करेंगे। इसके बाद अलावा और भी चीजों में है, बिलफर्ज एक नैवबार बनाया आपने, क्या बनाया है, नैवबार बनाया आप लोगों ने। नैवबार के अंदर ब्रांड नेम या टाइटल जो है ना, वो कभी भी चेंज हो सकता है। अब आप यहाँ कोड में जाके चाइल्ड ढूंढ के वहां से करने के बजाय, नैवबार यहाँ पर है ना, कंपोनेंट नैवबार का, ये बिलफर्ज नैवबार का है। मैं इसको बोल देता हूँ यहाँ पर एक प्रॉप्स है कंसोल पे, ये यहां बोल देता हूं टाइटल है, नैवबार का टाइटल है ये, टाइटल बराबर है माय वेब। सेव कर दिया। अरे यार, और 1 मिनट, प्रॉप्स में वहां ये डिफाइन किया हुआ होगा, प्रॉप्स डॉट, क्या था वहां पे, प्रॉप्स डॉट टाइटल। ये माय वेब आ गया। अगर आपको कभी भी ये टाइटल चेंज करवाना है, बिल्कुल आप समझ लो नैवबार है, आप यहाँ कर दो प्रॉप्स डॉट टाइटल, यहाँ आगे आपको ये टाइटल चेंज कराना है, तो अब आपको चाइल्ड में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप बोल दो इस टाइटल को चेंज कर दो, न्यू वेब। वेब के साइड के अंदर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। समझे बात। अब उस चाइल्ड को जहां लाओ, ऐसी चीजें जो रैंडमली चेंज होती रहती हैं। बिलफर्ज कभी आपने कोई कलर चेंज कराना है, आप कलर चेंज कर सकते हो, उसमें वहां वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे है नैवबार है, मैं बोल देता हूं बिलफर्ज BGCLR रेड, ये मैंने यहां पर दे दिया ऐसे। यहां आता हूं और ये क्या है, चाइल्ड में आता हूं, यहां आने के बाद इसको भी पूरे को लिख देता हूं H1 में,
पेस्ट करता हूं यहां, ठीक है। यहां आता हूं और क्या खोलता हूं, एक स्टाइल ओपन करता हूं। स्टाइल, इस स्टाइल के अंदर मुझे थोड़ा सा काम करना है। क्या काम है, वो ये है कि ये वाला ब्रैकेट आएगा, इसके अंदर मुझे क्या करना होता है, कलर, बिलफर्ड में कलर बोल देता हूँ, या बैकग्राउंड कलर के लिए आता हूँ, बैकग्राउंड कलर। और एक बात देखिए, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐसे लिखा जाता है कैमल में। CSS के अंदर कैसे होता है, बैकग्राउंड हाइफन स्लैश और C स्मॉल में कलर। ये लिखने के बाद हम ऐसे वैल्यू देते थे, इक्वल्स टू लगाते थे। ये लगाने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वेरिएबल का नाम पास कर देते हैं। हम क्या देते हैं भाई, props डॉट CL BGCLR दे रहे हैं। क्या गलती है, एक मिनट, पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ मैनुअली देते हैं, यहाँ से ग्रीन चेक करते हैं। हाँ भाई, इसको ग्रीन कलर यहाँ से लग गया। अच्छा, मुझे यही वाला कलर पास करना है इसको वहाँ से। पहले तो मैं यहाँ आता हूँ, ऐसे ट्राई कर, वैसे तो डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, props डॉट BGCL, अरे यार यहाँ लाओ, ये दिया हुआ है नाम, असल ये है। और जो मैं पहले लिख रहा था वो भी ठीक है यार, तरीका तो वही होता है। वैसे यहाँ चेक कर लेते हैं, ठीक है। और पहले वाले में और उसमें फ़र्क क्या है ये देख लो मैं ज़रा। ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट है इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है। आप इसको बैकटिक में राउंड ऑफ कर दें और यहाँ डॉलर का साइन लगा दें ताकि पता चल जाए आप इसको स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे हैं तो ये, क्योंकि यहाँ डेटा कौन सा जाना है, स्ट्रिंग का डेटा जाना है, इसलिए एरर दे रहा है। अब यहाँ पर आ गया। अब देखो इसका कलर यहाँ से चेंज होगा। अब मैं ये कर सकता हूँ, देखो मोड, लेट मोड इक्वल्स टू डार्क, मोड वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा, इसको यहां मैं बोल देता हूं यूजर मोड। यूजर मोड इसलिए कि यूजर से वैल्यू ले रहा है और मोड जर्नल वर्ड है, ठीक है। और यहां पे भी करना पड़ेगा क्या, यूजर मोड। मोड के अंदर क्या आ रहा है, यूजर मोड। यहां आता हूं चाइल्ड की जगह, इसको हटाता हूं मैं प्रॉप्स में, यहां लिख देता हूं क्या क्या आता है यहाँ पे, MODE मोड, मोड जर्नल वर्ड है। यहाँ आते हैं और डार्क दिया हुआ है, सॉरी डार्क की जगह आएगा ब्लैक, तो ब्लैक आ गया डार्क मोड। और डार्क मोड के अंदर डबल वैल्यू पास कर सकता हूं मैं, यहाँ पूरा एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो क्या होगा कि यूजर जो वैल्यू देगा वो वाली चीज, ठीक है, ट्रू या फॉल्स वाली कंडीशन पे हो सकता है। ट्रू या फॉल्स होता है ना, जैसे मैं यहाँ कोई भी वैल्यू पास कर सकता हूँ। मैं यहाँ दे सकता हूँ ट्रू, तो ट्रू चलेगा, फॉल्स दूंगा तो फॉल्स चलेगा, उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। खैर यहाँ पर वैसे ही मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं दे देता हूँ रेड एग्जाम्पल के तौर पे, तो बैकग्राउंड पे रेड कलर वेरिएबल से पास करके ये रहा। सेम काम आप ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर कर सकते हो। अच्छा, यहाँ वैल्यू एक चीज है कि आप यहाँ से कोई चीज चेंज करोगे, वहाँ वैल्यू चेंज डॉम के ऊपर नहीं होगी। डॉम पे रिजल्ट आपको क्या होगा, अगर कोई डॉम पे रिजल्ट देखना है वो चेंज वहां से नहीं हो सकेगा, ठीक है। अच्छा, एक काम ये करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, BGCHNG, BG चेंज के नाम से एक फंक्शन बना दिया। एक फंक्शन में होगा क्या, इस फंक्शन में होगा यूजर, ऊपर लेट यूजर मोड बनाया हुआ, या यूजर मोड मैंने चलो यहां बना दिया, डिफाइन कर दिया, खाली छोड़ा हुआ यहाँ, ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं बोलता हूं, यहां क्लिक करने पर यूजर मोड जो है वो बराबर हो जाएगा RED रेड के, और कंसोल डॉट लॉग पर भी क्या हो जाएगा, यूजर मोड आ जाएगा, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पे क्या किया, यूजर मोड को ऊपर डिफाइन किया और यहाँ पर इस तरीके से बता दिया। यहाँ आता हूँ यूजर मोड बताया हुआ है, यहाँ आता हूँ यूजर मोड बताया हुआ है। एक बटन बना लेता हूँ, बटन क्लिक,
यहाँ आते हैं, ऑन क्लिक का फंक्शन बनाया और इसके अंदर कर देता हूँ यूजर मोड। यूजर मोड बनाया, यहाँ क्लिक करते हैं। फंक्शन अप्लाई इज नॉट अ फंक्शन। एक मिनट, यहाँ एक चीज देख लो, फंक्शन डॉट अप्लाई इज नॉट अ फंक्शन। मैंने यहाँ कौन सी ऐसी चीज बताई है जो फंक्शन नहीं है? एरर कहाँ दे रहे हैं? लाइन लाइन लाइन, खैर एक मिनट हम ये देख लेते हैं। ऑन क्लिक के अंदर मैंने, अच्छा यूजर मोड बुला दिया ना, यूजर मोड है ही, फंक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या बुलाना है? बीजी, वही फंक्शन का नाम ही नहीं दिया। चल ही नहीं रहा भाई, चल रहा है क्या? अच्छा ये बताओ चल रहा है या नहीं? फंक्शन तो चल रहा है, यहां चेंज नहीं हो रहा। क्या फंक्शन चल रहा है तो यूजर मोड की वैल्यू चेंज हो रही है? हो रही है, लेकिन यहां तो यूजर मोड दिया हुआ है ना। यहां पर आ जाओ, मोड, यूजर मोड यहां गया, यहां पर मोड आया, यहां पे वैल्यू आनी नहीं, चेंज हो रहा क्योंकि डॉम पे नहीं चेंज होगा। क्या नहीं होगा? डॉम पे। इसकी आगे जाके हम और भी एग्जांपल देखेंगे। तो खैर अब आप इस तरह की चीज मत ट्राई कीजिएगा कि वो बटन पे क्लिक करने पे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो। तो अगर चेंज वाला कोई काम करेगा तो वो अभी नहीं होगा, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। पहले तो ये, तो नैपबार के अंदर आपने सिंपली ये देखा कि हमने प्रॉप्स की मदद से डेटा, प्रॉप्स असल में यूज होता है डेटा पास करने के लिए। क्या पास करने के लिए? एक पेज से दूसरे पेज पे कोई डेटा सेंड करना है। वो डेटा किस तरीके से पास होगा? इस तरीके से, प्रॉप्स की मदद से। आप प्रॉप्स का वर्ड दे दोगे, जो डेटा चाहिए होम पेज से। अच्छा, प्रॉप्स एक चीज है, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा नहीं दे सकता, पेरेंट टू चाइल्ड ही डेटा देगा। समझे बात? मतलब आपने यहां से चाइल्ड को ऐप के अंदर से डेटा भेज सकते हो चाइल्ड में, चाइल्ड से ऐप पर डेटा नहीं भेज सकते आप। ये बात याद रख लेना, ठीक है? ये आप समझ लो, इसका एक किस्म का क्या है? ड्रॉबैक है कि भाई जब प्रॉप्स में आते हैं तो प्रॉप्स क्या करेगा? बोलता है ठीक है, चाइल्ड को जो डेटा देना है पेरेंट डेटा ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन यहां पर हमारे पास ये डेटा जो चाइल्ड को ये ट्रांसफर कर रहा है, चाइल्ड कोई डेटा इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। चाइल्ड यहां से ऐसा नहीं हो सकता बोले माय नेम की वैल्यू ये है और ये वैल्यू यहां ट्रांसफर करे, ऐप में प्रिंट हो जाए, नहीं हो सकता। ऐप में कुछ वो प्रिंट नहीं करवा सकता डेटा। पेरेंट जो है वो चाइल्ड के अंदर कोई भी डेटा क्या करा सकता है? प्रिंट करा सकता है। अब वो चाहे किसी भी कंडीशन के हिसाब से चल रहा हो, इफ एल्स फलाना ढिमकाना वेरिएबल कुछ भी हो, वो चलेगा, यहाँ पर डेटा आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। बात समझ गए? क्लियर? तो पहले आप लोग प्रॉप्स बनाएं, प्रॉप्स के थ्रू वैल्यू पास करें, फिर प्रॉप्स की डिफॉल्ट वैल्यू और जो टाइप्स हैं डेटा टाइप्स वो हम पढ़ेंगे। शाबाश, पहले ये कर लो। फिर प्रॉप्स के थ्रू हम एक एरे का मैप मेथड प्रिंट कराते हैं डेटा में। बेटा यहाँ आते हैं एक और काम समझते हैं। असल बात तो आप समझ गए होगे, जैसे मैं आता हूँ ना, एक नैव, यार इस चाइल्ड की जगह चाइल्ड आप समझ चुके हो ना, अब इस चाइल्ड को मैं कर देता हूँ नैव बार, बस कहानी खत्म। ठीक है, यहाँ पर अपडेट किया और यहाँ आते हैं, यहाँ भी अपडेट नैव बार। और इसको भी हटाते हैं, यहाँ भी कर देते हैं नैव बार स्लैश और ये, ठीक है। और यहां आते हैं, इसको भी कर देते हैं क्या? फंक्शन को ये सब हटाओ। इसमें एक यूएल है, यूएल को छोड़ो, यहां यूएल है, चलो ठीक है, यूएल है, उसमें li मल्टीप्लाई बाय 3 अलग अलग देते थे, होम, अबाउट, और या एक मिनट एक काम करता हूं, छोड़ो, आइटम्स है क्या? यहाँ पर सारे के सारे आइटम्स है। कोई भी आइटम्स है जो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, वो आइटम्स यहाँ लिखे हुए हैं। सब यहाँ फोकस से देखें अब आप लोग, सिर्फ तवज्जो से। मैं जी रिकॉर्डिंग ऑन है। li मल्टीप्लाई बाय 4, ये थोड़ा सा अभी टफ काम पे जाने वाला हूँ मैं, तो मैं बिलफर्ज बोल देता हूँ होम, ऐसे था, फिर आता है, या इसको मैं कर दे, हाँ चलो होम, फिर आएगा यहाँ अबाउट, ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ। इससे इसकी जान छुड़ाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नया काम, प्रॉप्स है, प्रॉप्स चल गया, मुझे पता चल गया। देखो डायरेक्ट नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे। प्रॉप्स का काम कितना सा है वो बात समझो।
li डिफाइन किए, ये वैल्यूज जो लिख रहा हूं ये यहां से नहीं आए, मैं चाहता हूं ये यहां से डिफाइन करूं। और यहां से कैसे डिफाइन करूं, यहां से इसके थ्रू दूं ये वैल्यूज, किसके थ्रू दूं, इसके थ्रू। अब मैं यहां पर किसी की चीज के भी थ्रू दे सकता हूं। अब ये सब के सब नैवबार के क्या है, नैवबार के लिंक्स हैं, नैवबार के। अब मैं चाहूं तो यहां ये लिख सकता हूं लिंक 1 के नाम से, लिंक 2 के नाम से, लिंक 3 के नाम से, ये कर सकता हूं। दूसरा तरीका मैं यहां पर ये कर सकता हूं, एक ऑब्जेक्ट बना लूं। अब देखो जरा, लेट नैव लिंक्स बराबर है ऑब्जेक्ट में लिंक 1 बराबर है होम के, कॉमा, इसी चीज को कॉपी करते हैं, कितने 4 बनाए, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड द प्रोडक्ट। समझ गए बात। अब मैं यहां पर ये वाला ये पास करना है। अब मैं यहां इतना आसान तरीका कि मैं यहां पर ये कर देता हूं, सॉरी इसमें, इसके थ्रू नैव बार पे भेजना, तो मैं आता हूं नैव लिंक्स, ठीक है, नैव लिंक्स को भेज दूंगा। लिंक्स के नाम से, ये नैव लिंक्स है क्योंकि यहां पर नहीं पता, और नैव बार के अंदर जब लिंक्स जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रॉप्स डॉट लिंक्स करके लेंगे, ऐसा ही है। बोलता हूं प्रॉप्स इन सब में ही, प्रॉप्स डॉट लिंक्स, पहले तो ये लगाते हैं। आओ इसको सेव करके यहां आते हैं। एरर दे रहा है यार, ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट आर नॉट अ वैलिड चाइल्ड फॉर रिएक्ट। रिएक्ट के लिए ऑब्जेक्ट वैलिड चाइल्ड नहीं, आप ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते। तो जाहिर सी बात है ये लिंक्स क्या है, नैव लिंक से आया है। नैव लिंक खुद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मुझे नैव लिंक, और अगर मैं ये चीज वेरीफाई करना चाहूं तो आपके सामने एक काम ये भी करता हूं, कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स डॉट नैव नहीं लिंक्स, यहाँ देखो क्या आया, क्या आ रहा है मेरे पास, ये क्या आ रहा है मेरे पास ये। अब मैंने ये क्या करना है इस लिंक को, अच्छा ये भी एरर दे रहा है, ब्लेंडर दे रहा है कि इसने एक ही नाम दिया, मैंने तो मल्टीपल बनाए हुए। खैर यहाँ आता हूँ लिंक्स डॉट लगाता हूँ आगे, तो अब ये ऑब्जेक्ट एक्सेस होना शुरू हो गया है। इसमें क्या है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक, अच्छा एक और मसला, सही तो दे रहा है वो, मैंने गलत किया हुआ है कि मैंने यहाँ एक ही नाम सब पे दिया हुआ है लिंक 1, लिंक 1। ये तो कॉपी पेस्ट में इतना बह गए हम ठीक है, अब वो एक्चुअल देगा। अब यहां देखते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट देगा हमें, देखो ये। अब जो चीज चाहिए यहां लिंक डॉट सब पे लगेगा, डॉट LIN के लिंक, आगे आओ नंबर लिख दो 1 2 3 एंड 4। समझ गए बात। अब नैवबार का जब भी लिंक्स चेंज करने होम वगैरह यहां से चेंज करो, फुल डायनेमिक चल रहा है वो UI, वहां यहां से UI को हैंडल करो, यहां चेंज करोगे वहां नैवबार के अंदर सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब ये नहीं है HTML का कोड ढूंढो कहां है, उसके अंदर होम चेंज करो, अबाउट चेंज, यहीं से चेंज करो सब कुछ। आपको बताया कलर भी यहां से चेंज करो, डार्क मोड, सारी चीजें। ये जो होता है ना जिनमें दिया होता है फुल कस्टमाइज, आपको वेबसाइट दे देते, बोलते हैं आप ये लो पूरी कस्टमाइजेशन है, अपनी मर्जी से कलर रखो, विड्थ रखो, हर वो क्या होता है वो यही तो हो रहा होता है, वो बैक पे यही तो होता है, आप अपनी मर्जी से रखो जो बटन, हर पोजीशनिंग हर चीज, तो ये इसी के थ्रू हो रहा होता है। बात समझ गए यहाँ तक। अब एक और चीज है भाई, ये लिंक्स बना दिए सर, ये 5 लिंक है, ये भी लंबा काम है यार, मेहनत की, सब पे 1 2 3 ये डाला, 3 2 1 पिल्ले डाला, जो भी किया, ठीक है, ये तो बड़ा लंबा काम हुआ। आओ ये सब के सब LI के अंदर है, तो एक और काम करते हैं इससे बड़ा, एनु छाट दो, लेट लिंक्स बराबर है ओ नैव लिंक्स बराबर है होम
ए बी अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विसेज, ठीक है। ये आ गया एरे, आ गया एरे। भाई भाई क्या आया है भाई, क्या भेजा इधर से नेवलिंक्स में, एरे। इन सबको करो टाटा बाय बाय, खत्म खत्म, लिंक्स ले आओ। क्या बात है सर, कौन आया है, देखो देखो कौन आया, एरे आया। अब एरे से ये डेटा यहां प्रिंट कराना है, ठीक है। एरे से क्या करना है, ये डेटा यहां प्रिंट कराना है। अब मजे की चीज, एरे के अंदर एक मेथड होता है नेव, वो उसका नाम क्या, प्रॉप्स, सॉरी प्रॉप्स। इसने कहा प्रॉप्स को बुलाओ, प्रॉप्स जी, नहीं बुलाओ भाई प्रॉप्स को, ऐसे थोड़ी बुलाते हैं प्रॉप्स को, प्रॉप्स को तो ऐसे बुलाते हैं, ठीक है। यहां बताओ क्या है भाई, क्या कर रहे थे हम, प्रॉप्स डॉट, क्या करना था, नेव, नहीं प्रॉप्स डॉट लिंक्स है, लिंक्स, लिंक्स क्या है, जीरो पे लगाता हूं प्रिंट, पहले जीरो कराता हूं, चलो डायरेक्ट जीरो, होम 3 2 1 पिल्ले, ना 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 ना, पागल हो गया है, तबीयत सही है, क्या कर रहा है बेटा तू, ऐसे थोड़ी हलवा चल रहा है इधर। डॉट मैप, मैप क्या होवे, मैप एक फंक्शन होवे, ये फंक्शन क्या करता होवे, बोलो ना, ये सारी वैल्यूज को प्रिंट कराता था। वो याद है लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्ड्स प्रिंट कराए थे, ढेरों कार्ड थे, मैंने कहा जितने यूआई से डेटा ले, ये रहा, इधर आओ। ये वाला फंक्शन क्या करता था, एक और कॉल बैक फंक्शन लेता था। मैप का फंक्शन क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, मतलब मैप के अंदर एक और फंक्शन होता है। अब इस फंक्शन के अंदर ये क्या लेता है, दो चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं, एक ये आइटम्स लेता है, या फिर आप समझ लो एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, और दूसरा ये क्या लेता है, एक तो एलिमेंट्स लेता है, दूसरा इंडेक्स लेता है। आप यहां पैरामीटर कुछ भी पास करो नाम में, ये तो मैंने इसलिए लिखा है। एलिमेंट्स क्या होता है, ये जो एरे के अंदर लिखी हुई चीजें हैं ना, होम अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विसेज, ये चीज एलिमेंट कहलाती है, ये सब के सब एलिमेंट्स है, और इनकी जो पोजीशनिंग है वो इनका इंडेक्स नंबर कहलाता है। मतलब सर्विस कॉन्टैक्ट क्या है, एलिमेंट है, कॉन्टैक्ट की पोजीशन क्या है, 3, ऐसा ही है, 0 1 नहीं 2, बल्कि क्या है पोजीशन 2, तो इंडेक्स नंबर हो गया 2 इसका। समझ के बाद यहां आते हैं, इसको ऐसे प्रिंट कराते हैं। यहां पे भी रिटर्न पास करना है, क्योंकि आपको पता है रिएक्ट के अंदर जितने भी फंक्शन लिखे जाएंगे वो सब के सब क्या करते हैं, रिटर्न में कुछ ना कुछ देंगे। इसके अंदर ये पास करो, यहां अब ये सब यूएल के अंदर है, यूएल में ये सब के सब नाम किसमें चाहिए हमें, किसमें, एलआई में, तो यहां एक एलआई बना दो, वैसे तो एलआई लिखो, इंटर एलआई आ गया। अब यहां पे मैप के एलिमेंट्स पास कर दो, क्या है ये, ब्रैकेट के अंदर लिखो एलिमेंट्स, होम अबाउट कॉन्टैक्ट अस और फलाना और ढिमकाना, और सारे के सारे प्रिंट हो गए। क्या किया, अब यहां इंडेक्स नंबर लिखूं तो क्या आएगा, और इन सब के आगे इनका इंडेक्स नंबर भी चाहिए। चलो एक काम करते हैं, ये भी इन सब के आगे चाहिए ना, यहां बाहर, और वहां भी लिखने की जरूरत नहीं है, होता ना इसके अंदर, यहां आओ बाहर, ये कॉलन लगाओ, कॉलन के बाद दोबारा ये लगाओ, यहां पे क्या करते हैं, इंडेक्स, इंडेक्स भी प्रिंट कराते हैं। चलो समझे बात, किस किस को बात समझ आ गई है, क्या बात है सरकार, और किसको समझ आई है, आ गई, वली साहब जी भाई, क्या समझ आया तुझे, तू तो मैच खेल रहा था। खैर ये रहा, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, दोबारा बताता हूं। देखो प्रॉप्स लिखा, डॉट लिंक्स, प्रॉप्स में ये जो लिंक है ये क्या है,
ये एक एरे, एरे से कोई भी चीज चाहिए होते तो ऐसे करके 0 1 करके ले लेते हैं। लेकिन अगर एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट कराने तो दो तरीके होते हैं, या तो फॉर लूप यूज करो या तो मैप चलाओ। अब यहां फॉर लूप नहीं चलता, यहां आपने मेथड प्रिंट कराने होते हैं तो मैप का मेथड चलाओ। अब मैप का मेथड आपका जावास्क्रिप्ट का काम है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये एक क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है, यानी कि इसके अंदर एक फंक्शन बनाया जाता है। ये फंक्शन दो चीजें करता है, समझ लो। ये फंक्शन 2-3 एलिमेंट्स है जो कि लेता है। एक ये लेता है, बोलता है एलिमेंट्स का पैरामीटर पास करो, और दूसरा क्या पास करो, इंडेक्स पास कर दो मुझे, बस। अब यहां पर आप जो चीज प्रिंट कराओगे वो सबके हिसाब से प्रिंट हो जाएगी, लेकिन यहां जो प्रिंट कराऊंगा वो जावास्क्रिप्ट आएंगे। मुझे कहां चाहिए, डॉम में, HTML में। HTML में लाने के लिए जाहिर सी बात है इसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न पास लाजमी करना है। और इस रिटर्न के अंदर आपको पता है ये रिटर्न भी ऐसा ही है, फंक्शन में ये रैप लाजमी करना है, JSX लिखनी है। तो li लगाओ। अब li में क्या है, एलिमेंट पास कर दो। अब एलिमेंट्स में क्या होगा, फर्स्ट टाइम ये चलेगा पहले एलिमेंट के लिए, एक li बनाएगा होम के नाम से, ये हो गया प्रिंट। उसके बाद दोबारा ये चलेगा दूसरे एलिमेंट्स के लिए, उसके लिए एक नया li बनाएगा। सेव करो यहाँ पे, यहाँ आके देखो आ गए, और इधर इंस्पेक्ट करो, बल्कि एलिमेंट्स पे जाओ, देखो कितने li हैं। इस DUL के अंदर कोई li था, यहाँ देखो। और मजे की चीज देखो कैसा स्ट्रक्चर है, रूट है, index.html में पड़ा है, ऐप है, इंडेक्स के अंदर पड़ा हुआ है, ऐप के अंदर div बना हुआ है। ऐप के अंदर आओ तो एक div है, उसके अंदर UL बना हुआ है। कौन सा div है, ये देखो, ये div है, कहां गया, ये वाला div। इस div के अंदर UL है, UL के अंदर जितनी li है वो है। हमने एक li लिखी और सारी प्रिंट हो गई। बात समझ में आई बेटा, ठीक है। ये है आपके पास डेटा पास करने का तरीका। मैंने प्रॉप्स के थ्रू इधर से एरे का डेटा उठा के यहां से एक पेज से दूसरे पेज पे पास करवा दिया, समझ गए, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक खास चीज हो जिस पे मैं ना दूं, जैसे ये रहा, चलो ये यहां पर है, एक दफा मैं अगर भूल गया, नहीं आएगा डेटा, डेटा ही चला गया भाई। नैप बार तो शो हो, कुछ जर्नल टर्म्स तो आए, यूजर अपनी मर्जी से जो बनाना चाहता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए हम डिफॉल्ट कुछ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डिफॉल्ट। अब यहां आता हूं, डिफॉल्ट प्रॉप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डिफॉल्ट प्रॉप्स। अच्छा खैर, ये ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे नहीं जाते, हम इसको थोड़ा इजी लेवल पे रखते हैं। इसको भी हटा दो, एरे शेरे भी हटाओ, आसान काम करते हैं बिल्कुल, वरना गले फिट हो जाएगा ना, है ना, क्या कहते हो, ऐसा ही होता है। li जितना आपको हजम हो उतना प्रिंट करा देते हैं। यहाँ आते हैं, सिर्फ एक टाइटल प्रिंट कराते हैं, सिर्फ एक नैप बार के अंदर टाइटल, जो कि टाइटल यहाँ से दिया है अली, टाइटल यहाँ से दे देते हैं, कुछ भी क्या दूं, वेबसाइट। नैब लिंक्स को हटाओ, ये नैप बार वेब बार सब हटाओ, यहाँ आओ, कुछ भी नहीं करना, लिंक्स को भी हटाओ, और यहाँ पर क्या करा देता हूँ, प्रॉप्स डॉट टाइटल, और ये चीज यहां बंद होनी चाहिए, वेबसाइट। बेटा यहां तक बात किस किस को क्लियर है, तो यार ये भी हटाओ, ऐसे ही प्रिंट कराते हैं। वेबसाइट आ रहा है, ठीक है, ये ओके, ये वेबसाइट हमें यहां नजर आ रही है, ओके हो गया ये काम। लेकिन एक मसला है, अगर यहां पर यूजर ऐप में टाइटल देना भूल गया, वो भूल गया या उसने दिया नहीं, क्या होगा, खाली, ये एक एरर है। तो इसके अपोजिट में कोई चीज होनी चाहिए, वो क्या है, यहां आओ, यहां आप बनाओ प्रॉप्स डिफॉल्ट, नहीं वो वेरिएबल, उस फंक्शन का नाम navbar, फंक्शन का नाम डॉट डिफॉल्ट, और यहां आ जाओ PROPS प्रॉप्स, डिफॉल्ट प्रॉप्स, यहां आ जाओ और यहां पर दे दो
टाइटल वेबसाइट के, और आई थिंक ये इज इक्वल्स टू आता है, दे दिया। अब इधर आओ, वेबसाइट आ रहा है, यहाँ कुछ दिया है, अच्छा यहाँ दिया है क्या पता नहीं कौन सा आ रहा है। अगर यहाँ देना भूल जाओ तो वाकई नहीं आ रहा, कोई एरर है, ब्लेंडर है, कंसोल पे जाके देखते हैं। अबे क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, पता नहीं क्या था यार, साइंटेक्स में मिस्टेक होगी। नेवबार डॉट डिफॉल्ट की स्पेलिंग में डिफॉल्ट नहीं लिखा, और ये भी नहीं पता प्रॉप्स का पी स्मॉल होता है या कैपिटल होता है चल ही नहीं रहा यार। आओ यहाँ देखते हैं, नेवबार डॉट DEFAULT डिफॉल्ट प्रॉप्स टाइटल। नेवबार डॉट फंक्शन का नाम होता था, डॉट लगाते थे, डिफॉल्ट प्रॉप्ट्स देते थे, क्या चीज है। आओ यार इधर देख लेते हैं, सिंटैक्स याद नहीं है। डिफॉल्ट प्रॉप्स रिएक्ट, हाँ भाई ऐप क्रिएट हो गई है, गॉट इट। एक तो ये माउस और कीबोर्ड दोनों बकवास हैं, यही तो है। पर्सन्स डॉट डिफॉल्ट प्रॉप्स, यही नाम दिया है ना मैंने, पी कैपिटल है और क्या है। अबे भाई क्या है, आई थिंक एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट इससे, एक्सपोर्ट ये रहा डिफॉल्ट, उस फंक्शन का नाम डॉट डिफॉल्ट प्रॉप्स TITLE टाइटल, यही दिया हुआ है। यहां आओ टाइटल, यार ये क्यों एरर दे रहा है, लेट मी चेक दिस। पर्सन डॉट डिफॉल्ट प्रॉप्स बराबर होता है, इनू मैं कॉपी करदा इधरों, इथों कॉपी करके इनू उत्थे पेस्ट कर दिया। अपने इधर क्या है, पर्सन से अपने इधर नेवबार है, ठीक है। डिफॉल्ट प्रॉप्स ऐसे ही है, अपने इधर ये सब है नहीं। क्या है बोले तो एक टाइटल है, टाइटल। वाई कोई एरर भी नहीं दे रहा, प्रिंट भी नहीं हो रहा, क्या मसला है। नहीं नहीं नहीं, कलर वाइट होता तो नजर आता अभी क्लिक करने पे। एक मिनट, हाय या वेब ऐप, यार एक काम करो ना, हमारा यहाँ भाई हो ना चैट GPT, ओपन AI, इसको देते ना, चेक करके बताए कोई सिंटैक्स मिस्टेक है। सिंटैक्स तो यही होता है यार, कोई ऐसी चीज तो है नहीं। फंक्शन में प्रॉप्स पास किया, ठीक है, रिटर्न के अंदर ये डिटेल दे दी, और ये बस एक एक्सपोर्ट वाला काम इसने बाद में किया हुआ है। हम भी एक काम कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाले काम को कट करते हैं यहाँ से, ठीक है। आई डोंट थिंक सो यार, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेव बार, ना ना ना, ये कह रहे मैंने पी नहीं है, चला ही नहीं यार ये तो, उफ, ये तो ब्लेंडर मार रहा है लगता है उठना ही पड़ेगा नेवबार, आओ देखते हैं अभी भाई। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, फंक्शन लिया नेवबार के नाम से, इसके अंदर प्रॉप्स पास किया, प्रॉप्स डॉट टाइटल, रिटर्न में प्रिंट कराना था, प्रिंट करा दिया। नेवबार डॉट डिफॉल्ट प्रॉप्स बराबर है टाइटल के, टाइटल ये रहा, यहाँ भी TITLE टाइटल ही है, नेवबार में दिया हुआ है। अच्छा एक मिनट गुड, वो जाहिर सी बात है मैंने यहाँ वैल्यू दी भी तो है,
मैंने तो और वैल्यू दी है ना, खाली वैल्यू दी है तो खाली प्रिंट हो रहा है, ये मिस्टेक थी मेरी। देखा, थोड़ा सा बंदा उठ के पढ़ा ले तो क्या जाता है। तो डिफॉल्ट प्रॉप्स वाला काम, सिंटैक्स आपको मिल जाते हैं। सिंटैक्स में अगर एरर होगा ना, देखो कितने लोगों ने किया हुआ होता है, जो चीज सिंटैक्स नहीं समझ, और सिंटैक्स एक बंदा है ना, आप बोलो यार उसको सिंटैक्स याद नहीं है या आपको याद नहीं रहता, यार मुझे सिंटैक्स, कोई मसला नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, सिंटैक्स की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर ऐसा होता है मेरा, कभी एक आध महीना 1.5 महीना में हाथ नहीं लगाता, बिल्कुल छोड़ देता हूँ, फंक्शन बनाने बैठता हूँ ना, एरो वैरो, तो वो सिंटैक्स ही कुछ याद नहीं आता कि क्या बना रहा था यार, फौरन गूगल पे जाके लिखा आपने, ऑन द स्पॉट आपको सिंटैक्स मिल जाएगा। तो सिंटैक्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि आप सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा। मुझे पता था यार ऐसे चल रहा होगा, तो ये रहा। खैर हम आते हैं यहाँ, मैंने अब यहाँ दिया, अगर यूजर देना भूल जाएगा तो बाय डिफॉल्ट पे क्या हो जाएगा, ये वाला टाइटल चल जाएगा। ऐसे ही जैसे मैंने लिंक का बताया, तो होम, अबाउट, ये 3-4 ऐसे हैं जो आप पक्के फिक्स करके दे दो, अगर कुछ नहीं चला तो वो चलेंगे, और अगर यूजर ने दे दी वैल्यू तो फिर यूजर वाली चलेगी। ठीक है, जैसे कि वेबसाइट है, वेब एंड ऐप है, यहां आओ, टाइटल कर देता हूं माय ऐप, माय ऐप चल रहा है। समझ गए बेटा, बात क्लियर है। तो डिफॉल्ट ऐप और ये वाली ऐप, अक्सर होता है आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, एक चीज बाय डिफॉल्ट पे है, शुरू में होती है, आप चेंज करो तो वो मिल जाता है। जैसे एक चीज बाय डिफॉल्ट पे हमेशा रहती है, अगर आपने कहीं किसी भी उस पर अकाउंट पे ईमेल बनाया, ठीक है, ईमेल नहीं सॉरी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाया और आपने अपनी पिक्चर अपलोड नहीं की, तो क्या आता है वहां पे, जर्नल प्रोफाइल पिक्चर आती है ना, एक वो प्रोफाइल वाला, अगर आपने मेल सेलेक्ट किया तो वो मेल वाला लोगो बना के देता है, और अगर फीमेल सेलेक्ट किया तो फीमेल वाला होता है। ठीक है, क्या हुआ, हाँ, वहां पे क्या है, डिफॉल्ट पे तो एक रखा हुआ है, अगर यूजर कुछ ना दे तो डिफॉल्ट पे ये आना चाहिए, खाली ना हो, वहां ये ना हो कि इमेज का सोर्स दिया ही नहीं है तो वहां आ जाए भाई बिल्कुल छोटी सी इमेज बन के, और ऊपर नहीं होता टेक्स्ट होता है अल्टरनेटिव, वो तो नहीं आता कभी, इमेज शो होती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पे इमेज पे क्या दिया हुआ है, ये इमेज दिया हुआ है। ये काम भी आप कर सकते हो, एक इमेज यहाँ से बिल फॉर यूजर है कोई इमेज, अगर इसको एग्जाम्पल में ले लेते हैं, आ जाओ ले ले, समझ रहे हो, समझ रहे हो, आओ बनाते हैं। ये क्या है भाई, अच्छा ये देखो रिटर्न में इसने क्या किया है, ये क्या है भाई, रिटर्न में ब्रैकेट तो लगा ही नहीं है। जब एक चीज लिखनी होती है तो आपको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, रिटर्न का कीवर्ड लिख के आगे लिख दो। जब एक से ज्यादा लिखना है ना, फिर आपको ब्रैकेट डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम जो काम करेंगे वो एक से ज्यादा वाला काम होगा। अबे भाई कंट्रोल Z, ये पता है क्यों दे रहा है, मैं कंट्रोल शिफ्ट मार देता हूँ इस वजह से। डिव है, डिव के अंदर टाइटल को हटाओ, इस डिव के अंदर एक IMG को बुलाओ और काम करके दिखाओ। यहाँ आते हैं, और ये कहाँ है भाई, इमेजेस का फोल्डर बनाया था, किसमें था, पुराने इसमें सोर्स में था, क्या बात है, कहाँ था, कहाँ है हम लोग, हम यहाँ हैं और हमने माई ऐप में जाना है, सोर्स में डाल दूँ, अबे सोर्स में डाल दी है पिक्चर। खैर यहाँ आते हैं, अरे वैसे ये लगाने की जरूरत नहीं थी, अगर मैं लिंक वहां से लगा दूं, इमेज का लिंक यहां से ही कॉपी करूं, चलो मैं बोल देता हूं IMG लिंक, इमेज का लिंक यहां से देना है और यहां आ जाओ प्रॉप्स। अच्छा, जो स्ट्रिंग में चीजें होती है उसके लिए डायरेक्ट यूं नहीं पास करना, एरर देगा, क्योंकि यहां वो वैल्यू खुल गई है, हमें तो वो वैल्यू स्ट्रिंग में ही दिखानी है, तो उसके लिए फिर बैकटिक यूज किया जाता है। डॉलर का साइन यहां कर देता हूं, क्या प्रॉप्स, क्या मसला है इसको, ऐसे क्या एरर देती है, रिटर्न है, एक मिनट, सबर एक मिनट, अरे भाई कंट्रोल वाई, अच्छा हम थे कहां पर, बैकटिक लगाया था मैंने, ये लगाया था और डॉलर का साइन लगाया था, एरर दे रहा है प्रॉप्स,
क्या कह रहे हो? कौन सा ऑब्जेक्ट? ओ ना 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 ना, वो ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहा यार। एक तो ये है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ले रहा है डेटा। अच्छा खैर, एक और चीज भी है कि मैंने तो यहाँ पर क्या पास करना है, सोर्स से इमेज पास करनी है। सोर्स से इमेज पास करने के लिए तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पर इंपोर्ट लानी पड़ेगी। इंपोर्ट क्या था, img1 जो भी नाम दे दूं मैं, फ्रॉम डॉट स्लैश डॉट स्लैश, फॉर्म नहीं है, फ्रॉम डॉट स्लैश एसेट स्लैश img1। ठीक है, और यहाँ आ जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ पहले img1। हाँ, पहले तो ये चेक करें। और क्या मैं यहाँ पर आ चुका हूँ? नैव इमेज लिंक को हटाओ पहले। हाँ सही हो गया। ठीक है, और इसकी विड्थ यहीं से सेट करता हूँ, विड्थ ठीक है, बस चलनी चाहिए। इमेज चल गई, परफेक्ट है। अच्छा इमेज चल गई, अब मैं यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ, अगर बाय डिफॉल्ट में ये आए तो ठीक है, अगर ये ना हो तो एक और इमेज पकड़ूं। उस फोल्डर में एक ही इमेज है आई थिंक, ऐसा ही है। यहाँ आता हूँ, एक और कोई इमेज पकड़ूं यार, ये पड़ी हुई है ना, इसको कैप्चर को पकड़ता हूँ, कहाँ है वो फोल्डर, ये रहा। इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, घसीट के ये रहा, यहाँ से पकड़ता हूँ ये रहा, यहाँ से पकड़ता हूँ ये रहा, ऐसा ही है। अब आओ, इसका नाम क्या था, कैप्चर। इतना जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा। यहाँ आओ, एसेट्स में आओ, कैप्चर डॉट png ही है, डॉट png। तो यहाँ आओ, इंपोर्ट, यार अब यहाँ से नहीं लाएंगे, बाय डिफॉल्ट पर हमने एक इमेज लगानी है, उसको हम प्रॉप्स के थ्रू ले आएंगे। प्रॉप्स डॉट क्या नाम है, मैं ला रहा था इमेज लिंक, सही है, यही लाना था। और ये इमेज लिंक जो है मुझे बिलफर्स का, ये इमेज का लिंक जो है, ये वाला इमेज जो है मैं वहाँ से लेकर आऊँगा। ये यहाँ पर ऐप के अंदर, ऐप कहाँ है, ऐप है यहाँ, ठीक है। और इसके अंदर से मैं यहाँ आता हूँ, img lin के लिंक बराबर है, उसके अंदर क्या वैल्यू, img1। पहले तो ये लेकर आते हैं, और प्रॉप से सीधा बाद में वाला करेंगे, प्रॉप्स डॉट लिंक, कंट्रोल शिफ्ट आई। लेट मी चेक एन एरर, यहाँ कोई एरर फिलहाल नहीं है। दोबारा आता हूँ, चेक करता हूँ, img1 मैंने पास किया, इसका मतलब इसके लिंक के अंदर कोई एरर दिया है। रूट तो सेम रहेगा, डॉट स्लैश प्रॉप्स इमेज लिखा है और img लिंक है ये। हाँ ठीक है, ये चल गई। अगर यहाँ यूजर देगा, अगर मैं कहता हूं ना दे, यूजर देना भूल जाए, इंपोर्ट, तो यही चीज कॉपी करते हैं, img2 या df इमेज कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे, capture कैप्चर डॉट png, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ डिफॉल्ट पे, क्या है img2, और टाइटल की जगह यहाँ उसका नाम आना है img लिंक। ये चल रहा है, ये यूजर ने दिया हुआ है। और एक मिनट, ये भी एरर दे रहा है, क्या एरर है समझे जरा, a इज नॉट डिफाइंड। a है कहाँ, मैंने कहाँ a लिख दिया, अच्छा ये रहा, ले भाई, लेट मी चेक दिस, चल रहा है ये। अब आते हैं यहाँ, इसको हटा देते हैं। अगर ये ना हो तो डिफ़ॉल्ट पे क्या चलना चाहिए, और डिफ़ॉल्ट वाले में क्या एरर है ये भी देख लूँ।
अच्छा यार, इसमें भी एक ब्लेंडर की है। डिफॉल्ट प्रॉप्स पर आ जाओ। ओह, इसको यूं क्यों लिखा है? ये तो यहाँ यूं लिखना है, ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर है। ठीक है, अगर यूजर इमेज अपलोड करता है तो गुड है, नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट ही। अगर यूजर इमेज अपलोड कर देता है, बिल फॉर यूजर बोलता है इमेज क्या होता है, IMG लिंक अपलोड करता है तो गुड है, इज इक्वल टू, और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, IMG1 आ गया, और उसको रख देना है इस ब्रैकेट के अंदर। अब ये वाली वैल्यू चलेगी। ठीक है, तो डिफॉल्ट पे हमारे पास ये इमेज लग गई, अगर ये ना हुई तो ये वाली इमेज चलेगी। समझ गए बात? खैर इसमें कंफ्यूज थोड़े से हो गए इमेजेस की वजह से, सोर्स जो दो लगाई है। ठीक है, वरना ओवरऑल काम वही किया है, एक को डिफॉल्ट पे रखा है, इमेज 2 को यहाँ इंपोर्ट किया, यहाँ उसका नाम दे दिया, और एक यहाँ से यूजर ने दिए। अगर यूजर ये पास नहीं करेगा, भूल गया पास करना, तो यहाँ पर क्या है, बाय डिफॉल्ट पे इमेज चलेगी, ऐसा नहीं होगा कि खाली हो। समझे बात? ठीक है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। मैप मेथड मैंने एक जलवा दिया है खाली समझाने के लिए आपको कि एरे पास हो सकता है, उसके अंदर से वैल्यू जा सकती है। मैप मेथड पढ़ लेना, उसकी तैयारी कर लेना। इससे अगली, ये अब आपके पास 1-2 वीक हैं, एक वीक ये जो नेक्स्ट वाला इसमें हो सकता है नहीं हो क्लास। ठीक है, हो सकता है क्या होगी नहीं, बाकी ये कि आपने आना है, हसनैन इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस करवाएगा। ठीक है, कोई पता नहीं मेरा, मैं सैटरडे को आ भी जाऊँ खुद पढ़ाने के लिए। तो आपने क्या करना है, इस दिन ये करना है। तो सेव करते हैं इसको, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। क्या फ्राइडे वाले दिन रिएक्ट की क्लास है ना, जान छुड़ाई है इसलिए।